हम लोग MVC करने जा रहे हैं। तो MVC क्या होता है? दिस इज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर। दिस इज़ 3 टायर आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन। इससे पहले जो हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाए थे वो था ASP.NET। ASP.NET के अंदर में जो हम एप्लीकेशन डेवलप करते थे वो 2 टायर आर्किटेक्चर बेस्ड होता था, और उसके अंदर भी हम 3 टायर आर्किटेक्चर बना सकते थे। बट यहाँ पे ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 टायर आर्किटेक्चर बेस्ड होता है। तो इसको ओपन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप जैसे एज यूजुअल जैसे विजुअल स्टूडियो ओपन करते थे आप, तो विजुअल स्टूडियो आप ओपन करोगे। जैसे स्टार्ट से बता रहा हूँ मैं, यहाँ से आपने विजुअल स्टूडियो ओपन किया। जो भी आपके पास है आप इसको 2010 के साथ में भी कर सकते हो। 2010 से ये था हमारे पास में विथ फ्रेमवर्क 4.0, और अभी आपके पास में फ्रेमवर्क 4.7 है, 7.2, उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हो लेटेस्ट में भी। तो ये मेरे पास 2022 है, इसके साथ मैं यूज़ करना चाहूँगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ से सबसे पहले ये स्टार्ट फॉर्म है, यहाँ से क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे, और उसके बाद हम जो एप्लीकेशन का जो टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे ASP.NET फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे ASP.NEट फ्रेमवर्क है, एक ASP.NEट कोर है। तो अभी कोर पे नहीं करेंगे, पहले फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कोर पे आपको बता देंगे कैसे होता है। तो पहले ASP.NEट फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लोगे। फ्रेमवर्क के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट, अच्छा कोर और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा मैं आपको बता दूँ। फ्रेमवर्क में क्या होता है कि जो एप्लीकेशन आपका डेवलप होता है वो फ्रेमवर्क के बेस पे होता है, यानी कि फ्रेमवर्क इज़ मैंडेटरी टू द डेस्टिनेशन सिस्टम। और बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे आप एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ना आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको .NET फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। .NET का जो फ्रेमवर्क है वो आपका विंडोज़ में ही सपोर्ट करता है, सिर्फ विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे। आप चाहोगे उसको कि लिनक्स प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट कर जाए तो वो नहीं करेगा, ना ही वो मैक पे करेगा। तो मतलब आप फ्रेमवर्क पे के साथ अगर आप वर्क कर रहे हो, फ्रेमवर्क में आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो आपकी जो होस्टिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगी? विंडोज़ में होगी। आप लिनक्स में नहीं करा सकते, ना ही आप मैक में करा सकते हो। लेकिन अगर आप कोर के साथ काम करते हैं तो कोर के साथ आप अपने एप्लीकेशन को आप किसी भी डेस्टिनेशन पे डिप्लॉय कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहे वो मैक हो चाहे वो लिनक्स हो, और विंडोज़ तो है ही। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। तो फिलहाल अभी जो हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो .NET फ्रेमवर्क के बेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। वैसे ही जो भी आप ASP.NET में एप्लीकेशन डेवलप करते थे वो भी आप विंडोज़ में ही डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका ASP.NET कोर आप यूज़ कर लो, तो जब कोर यूज़ करोगे तो कोर को आप किसी भी डेस्टिनेशन पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये है मेरा MVC के लिए। मान लो कोई मैं एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, कोई भी नाम मैंने 41 के नाम से ही ले लिया, फ्रेमवर्क मैंने वही सेम ही लिया, कोई मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं किए, डेस्टिनेशन मेरा वही है। यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्टी का ऑप्शन है, यहाँ पे वेब फॉर्म है, ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है। अब ये थर्ड वाला यूज़ कर रहे हैं MVC। तो MVC वाले को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही किया वो 3 टायर आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करेगा। ठीक है, यहाँ से जाके क्रिएट पे क्लिक करोगे तो एक एप्लीकेशन जिसका नाम वेब एप्लीकेशन 41 के नाम से वो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा माई डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो इनिशियली जो इसका आर्किटेक्चर होगा वो 3 टायर आर्किटेक्चर बेस्ड होगा। मैंने आपको बताया था 4 तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं, सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर और एन टायर। सिंगल टायर एप्लीकेशन वैसे होते हैं जो एप्लीकेशन आपको सिंगल सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ एक ही जगह पे डिप्लॉय होगा वो, और सिर्फ एक ही जगह से कनेक्टिविटी उसकी होगी, उसका डेटा कहीं और दूसरी जगह शेयर नहीं हो सकता विदाउट लैन मैन। अगर आप लैन में करोगे तो शेयर कर सकते हो, अदरवाइज वैसे नहीं कर सकते। दूसरा जो एप्लीकेशन होता है उसको हम 2 टायर आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसको हम क्लाइंट सर्वर बोला जाता है। उस एप्लीकेशन को हम लोग वेब सर्वर के थ्रू किसी जगह पे वेब सर्वर पे हम होस्ट कर सकते हैं। हम लोगों को उसके लिए कहीं एक डोमेन का नेम चाहिए होता है, एक होस्टिंग स्पेस चाहिए होगी, एक डेटाबेस स्पेस चाहिए होगा जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे और क्लाइंट उसको एक्सेस करेगा। 3 टायर उसी का ही एडवांस वर्जन है 2 का, जिसमें 3 टायर के अंदर में हमारी जो चीज़ें होती है, यानी कि हमारा जो यूज़र सर्विसेज, बिजनेस, डेटाबेस यानी कि डेटा एक्सेस लेयर और डेटाबेस, इन तीनों को हम अलग अलग डिवाइस के अंदर में अलग अलग सर्वर पे हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी बढ़ेगी। मतलब उसका जो रनिंग कॉस्ट होगा वो कम होगा। और 3 टायर और एन टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, हम डेटाबेस को एक से ज़्यादा सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या डेटाबेस सेफ रहेगा। कल की डेट में अगर मान लो कोई डेटा एक जगह से सर्वर अगर क्रैश कर जाता है तो दूसरी जगह से हम उसका बैकअप ले सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो भी हम लोग बना रहे हैं वो 3 टायर है। इसको आप लोग एन टायर में भी हम कर सकते हैं फॉर सेविंग आवर डेटाबेस।
डेटा। सो ये जो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर, मैं आपको इसके बारे में बता दूं फोल्डर स्ट्रक्चर इसका, कि सबसे पहले देखो ये आपका एप्लीकेशन का नेम एज यूजुअल जो पहले आता था वही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टेड सर्विसेज हैं, ASP.NET में भी आपके आते थे। जैसे आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट किया और आप चाहते हो कि डायरेक्ट आप FTP पे ही इसको बनाओ, विदाउट अपने सर्वर का स्पेस आपने परचेस कर लिया, आप चाहते हो कि आपके अपने सिस्टम में ना बनाओ। जैसे आप कंपनी में जब आप जॉब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक आपको टेलनेट मिलेगा, एक FTP आपको यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आप उसको कनेक्ट करोगे और आप उनके सर्वर पे बनाओगे, आप अपने लैपटॉप में नहीं डेवलप करोगे उसे। तो उस केस में कनेक्टेड सर्विसेज के अंदर में आपको जाके उस सर्वर को कनेक्ट करना होगा, जिसमें आप अपने एप्लीकेशन को वहाँ पे क्रिएट करोगे, उनके एंड पे, आपके एंड पे नहीं होगा वो। ये गिटहब हो गया, जैसे डेवहुड हो गया, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड सर्विसेज के अंदर में आती है। अगर कुछ होता है तो यहाँ पे दिखेगा। दूसरा प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे उसका नाम हो गया, उसके अंदर में क्या यूज़ हो रखा है, कौन से फ्रेमवर्क है वगैरह वगैरह, सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर में शो होती है। जो इसके अंदर में एक असेंबली info.cs के नाम से एक फाइल होती है, हाउ दिस एप्लीकेशन असेंबल्ड, असेंबल कैसे हुआ उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ करी है वो C# यूज़ करी है, तो C#.cs के नाम से होगा एक्सटेंशन। अगर सपोज कर लो हम एप्लीकेशन VB में बनाना चाहेंगे तो .VB एक्सटेंशन होगा इसका। तो यहाँ देखो ये इसके बारे में कॉपीराइट लॉ है, वेब एप्लीकेशन का नेम है, उसकी जियो ID है, जिसके एक अपनी ID डेवलप करता है वो है, उसके असेंबली वर्जन का नाम है। जब ये जितनी बार ये डेवलप करोगे, जितनी बार इसके अंदर में न्यू इम्प्लीमेंटेशन होगी, वैसे वैसे असेंबली के वर्जन और उसके नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ओवरव्यू पेज भी क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, आपके पास रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस का मतलब हो गया आपके नेम स्पेसेस, जितने भी नेम स्पेस इनिशियली आपको चाहिए वो सारे नेम स्पेसेस यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नेम स्पेस लगता है कि आपको चाहिए तो आप नेम स्पेस यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जाके न्यूगेट पैकेज में चले जाओगे, मैनेज न्यूगेट पैकेज, आपका एप्लीकेशन कनेक्ट होना चाहिए। कोई भी सर्विसेज आप यहाँ से ब्राउज करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जिसको आप कॉल करोगे, जो ये नाम लिखोगे, वो सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, वो नेम स्पेस मिल जाएगा, वो क्लास को यहाँ पे आप क्या करोगे, इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क है, मैं इसको इंस्टॉल करना चाहूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो एंटिटी फ्रेमवर्क मेरे इसमें एप्लीकेशन के अंदर में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके इससे रिलेटेड जितने भी नेम स्पेसेस हैं वो आ जाएंगे, वो क्लासेस आ जाएंगी, जिसको फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऐप डेटा। ये आपका ASP.NET का एक एप्लीकेशन फोल्डर है। ठीक है, ऐप डेटा होता है, ऐप कोड होता है, तो ये उसके बाद ऐप स्टार्ट होता है। तो ये एप्लीकेशन फोल्डर्स हैं, यहाँ पे हम एप्लीकेशन के डेटा को रख सकते हैं। लाइक एप्लीकेशन का डेटा मतलब आपका MDF फाइल, LDF फाइल, जो आप जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं SQL सर्वर में तो 2 फाइलें बनती हैं, MDF और LDF। आप चाहो तो अपने डेटा को यहीं पे अटैच कर सकते हो, या फिर आप एक्सेस का डेटाबेस है उसको भी अटैच कर सकते हो। तो दिस काइंड ऑफ फोल्डर स्टोर द एप्लीकेशन डेटा। डेटा का मतलब देखो, बेसिकली डेटा का मतलब यहाँ डेटाबेस से होता है। डेटा जो फोल्डर है, डेटा जो क्लास है, वो डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर ऐप स्टार्ट के नाम से है, एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है तो कुछ नेसेसरी फाइल होती है जो कि आपकी क्रिएट होती है। जैसे इसके अंदर में 3 फाइलें हैं। एक तो है बंडल कॉन्फ़िगरेशन। बंडल का मतलब बंडल से है, बंडल मतलब सो मेनी फाइल्स आर अटैच विद अ सिंगल नेम। जैसे हम लोग सपोज कर लो कुछ बंडल बना देते हैं, जैसे ये बंडल हमने कुछ बना हुआ है CSS फाइल की, जावास्क्रिप्ट फाइल की बंडल्स बने हुए हैं। एक पेज पे कई सारी लाइब्रेरी फाइल्स को कॉल करते हैं, कई सारी CSS फाइल, कई सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल कॉल होती है। तो अलग अलग करके कॉल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा आपको, और आपको लाइक उसके पास रनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक बंडल क्रिएट कर ली। उन्होंने सीधा डायरेक्टरी फोल्डर का नाम दिया और फोल्डर के नाम में जितने भी उसके अंदर में फाइल होंगी उनको इंक्लूड करके एक बंडल बना लिया। और बंडल कहाँ पे बनाया, तो उन्होंने देखा बंडल के अंदर में jQuery है, jQuery के अंदर स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में इस वर्जन का नाम है, फिर उसके अंदर स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, उसका jQuery नाम के नाम से है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, उसके बंडल्स क्रिएट कर लिए, जो कि आप देखोगे आपके पास में कंटेंट के नाम से फोल्डर होगा, इसके अंदर में इनका सबका बंडल बना रखा है इन्होंने। कंटेंट जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं उसका एक बंडल यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो वैसे अगर हम अपने एप्लीकेशन में हमें लगता है कोई बंडल्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो CSS की फाइल की हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, चाहे वो CS की फाइल हो, किसी का भी आप बंडल क्रिएट कर सकते हैं। फिल्टरिंग है, लाइक वैलिडेशन टाइप, कुछ वैलिडेशंस वगैरह मुझे ऐड करना है तो फिल्टर्स करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिल्टर करके ऐड करेंगे। यानी कि जब यूज़र आए तो मैं चाहता हूँ उसको इस तरह से फ़िल्टर किया जाए, फ़िल्टर करके ही उसको एप्लीकेशन के अंदर में लाए। और एडमिन आता है तो एडमिन को फ़िल्टर करें, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे फिल्टरिंग लॉगिन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रूट कॉन्फ़िगरेशन, आपके एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो सबसे पहला पेज होगा
उसको रन कराने के लिए, जब भी हम लोग इस ASP.NET के एप्लीकेशन को रन कराते हैं तो उसके लिए सबसे पहला जो इसमें देखो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंट्रोलर बना हुआ है, एक कंट्रोलर इसके अंदर बना हुआ है। इस कंट्रोलर का नाम यहाँ पे क्या है, होम है, और एक्शन का नाम है इंडेक्स। एक्शन का मतलब हो गया व्यू, यानी होम कंट्रोलर के अंदर में वो इंडेक्स पेज का व्यू दिखाना चाह रहा है। यानी कि होम कंट्रोलर मतलब कौन, ये देखो ये होम कंट्रोलर जो आपका जो बना हुआ है वो आपका इसके अंदर बना हुआ होता है। कंट्रोलर के अंदर में देखो होम कंट्रोलर यहाँ पे साइलेंट होता है होम, और यहाँ पे व्यू का नाम जो देखोगे तो अगर व्यू पे फोल्डर को पेज खोलोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे होम के नाम से एक आपके पास फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर में इंडेक्स के नाम से पेज मिलेगा। यानी कि अगर अभी मैं एप्लीकेशन को अभी मैं रन कर रहा हूँ तो सबसे पहले होम का इंडेक्स पेज रन होगा। देखो मैं रन करा के दिखाता हूँ, ये कंपाइल होगा, जो मेरा आई सेम वही करेगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये मेरा वेब सर्वर है जो मेरे एप्लीकेशन को क्या करता है, सर्वर पे हैंडल करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पेज है वो होम/इंडेक्स दिया हुआ था, यानी कंट्रोलर का नाम क्या है, होम है, और उसका नाम क्या है, व्यू का नाम क्या है, एक्शन, जिसको एक्शन का मतलब व्यू, व्यू का नाम इंडेक्स है, तो आपका यहाँ पे इंडेक्स पेज रन करेगा। लेकिन अगर मैं इसको चाहूँगा कि ये ना करे, ये अबाउट वाला पेज रन करे, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, कंट्रोलर का नाम तो होम ही रहेगा और पेज का जो एक्शन का नाम है वो मैं अबाउट कर दूंगा, तो अबाउट वाला पेज पहले रन कराएगा। मतलब फाइल बेसिकली मैनेज आर एप्लीकेशन रनिंग, जो भी आपका एप्लीकेशन रन करेगा उसका स्टार्टअप पेज को ये सेट करता है। साथ में आप पैरामीटर्स भी असाइन कर सकते हो, मतलब आप चाहते हो कि जब भी ये रन करे तो उस पैरामीटर को मिले और पैरामीटर के बिहाफ पे उसको दिखाए, तो उस केस में पैरामीटर भी आप असाइन कर सकते हो इसके अंदर में। जैसे कि अभी आपका ओपन होगा, आप देखना अभी कि इसके अंदर में बेसिकली कि यहाँ पे हाइड किया हुआ है, इसका एक्सटेंशन हाइड होता है, तो इसमें आपको एक्सटेंशन नज़र, अगर आप किसी दूसरे पेज पे कॉल करोगे, क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो दिख रहा है होम कॉन्टैक्ट, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो वाला पेज था वो क्या था, होम इंडेक्स पेज था, ये वाला, ये कॉन्टैक्ट का पेज था, और ये जो आपका पेज है वो दिस इज इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स पेज है, होम इंडेक्स, यानी फर्स्ट पेज आपका ये दिख रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये ना हो के अबाउट पेज यहाँ पे सेट हो जाए, तो अब यहाँ पे जाके आपको उससे नॉर्मली क्या करना है, आपको पेज का नाम चेंज कर देना है बंडल में जाके, ठीक है, रूट कन्फिग में जाना है और यहाँ पे जाके आपको इंडेक्स की जगह पे अबाउट कर दोगे तो ये क्या होगा, अबाउट सेट हो जाएगा। अब सपोज इसकी जगह पे, अबाउट की जगह पे अगर मैं सपोज कर लो अबाउट की जगह पे अबाउट पेज चाहिए मुझे, या यहाँ पे कंट्रोलर को चेंज करना है, तो मैं कंट्रोलर भी चेंज कर सकता हूँ। उससे पहले मुझे कंट्रोलर तो क्रिएट करना पड़ेगा ना इसके अंदर में, अगर मैं कंट्रोलर बनाऊंगा तभी तो कंट्रोलर को कॉल करूँगा, कंट्रोलर के बिहाफ पे उसके एक्शन को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंट्रोलर क्या होता है, ये व्यूज़ क्या होते हैं, ये मॉडल क्या होता है, पहले उसके बारे में आपको जानना होगा, राइट। तो ये हो गया, उसके बाद फिर आ जाओ कंट्रोलर। कंट्रोलर एक क्लास है, ये भी कंट्रोलर एक भी क्लास है। कंट्रोलर क्लास के अंदर में हम सारे मेथड्स को लिखेंगे। अब देखो ये कंट्रोलर क्लास के अंदर में एक कंट्रोलर बना हुआ है जिसका नाम है होम कंट्रोलर.cs। ये जो होम कंट्रोलर है वो कंट्रोलर क्लास से ड्राइव्ड है, यानी कि ये क्या है, चाइल्ड क्लास है। ये पेरेंट क्लास कौन है, कंट्रोलर। कंट्रोलर एक हो गया पेरेंट क्लास, यानी कंट्रोलर इज अ मीडिया दैट टेक द request information from the user and check the information from database and forward the details accordingly। जैसे आपने सपोज किया लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट किया, कहाँ से किया, व्यू से करोगे ना, व्यू से तुमने लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट किया तो कंट्रोलर के पास आया, कंट्रोलर ने वहाँ पे देखा ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर के अंदर में एक 3 पेजेस मेरे बने हुए हैं, किसी नाम से, एक इंडेक्स, एक अबाउट और एक कॉन्टैक्ट। ये मेरे 3 व्यू हैं। आपने सपोज करो बनाना है 4 पेजेस बनाना है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज, तो आपको 4 व्यू बनाने होंगे। एक्शन रिजल्ट, एक्शन करके रिजल्ट देना, और रिजल्ट करके क्या, व्यू देख के रिटर्न क्या कर रहा है, व्यू। व्यू का मतलब, व्यू कौन है, व्यू का नाम क्या है, इंडेक्स। व्यू का नाम क्या है, इंडेक्स, पेज का नाम इंडेक्स, मेरे को लॉगिन का पेज बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लाऊंगा, पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉगिन, पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉगिन, और यहाँ पे रिटर्न क्या कराऊंगा, व्यू, व्यू रिटर्न व्यू। तो जो मैं यहाँ पे एक्शन लेता हूँ उसके नाम से मैं बना सकता हूँ। सपोज कर लो, मैं एक बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और एक्शन बनाया, सपोज सर्विसेज मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, इसका पब्लिक मेरे घर से तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और उसका नाम क्या है, इसका नाम आपने लिखा सर्विस,
सर्विसेज, पब्लिक एक्शन रिजल्ट सर्विसेज। और फिर आपने यहाँ से ओपन कर दिया इसको, और यहाँ पे जाके नीचे जाके आपने क्या करोगे, रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न तो करना पड़ेगा। जब तक रिटर्न नहीं करोगे सर्विसेज में एरर आएगा। तो यहाँ पे रिटर्न करोगे क्या, रिटर्न व्यू, व्यू को रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो ये तुमने क्या किया, एक सर्विस के नाम से तुमने पेज बनाया, सर्विस के नाम से पेज बना। अभी क्या है मेरे पास में व्यू के अंदर में कोई सर्विस नहीं है, अब मैं व्यू बना रहा हूँ सर्विसेज का। तो मुझे क्या करना होगा, इसका एक व्यू क्रिएट करना होगा। व्यू क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, इस पर एक पेज नया बना के दिखा रहा हूँ आपको। इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम करेंगे ऐड व्यू, ऐड व्यू करेंगे। ऐड व्यू करने के बाद यहाँ पे MVC5 व्यू का नाम आएगा, MVC5 व्यू, इसके मॉडल है ये व्यू को क्रिएट करता है। ये बेसिकली आपके ASP.NET पेज, जो आपका पेज है HTML का पेज और आपके जो कंटेंट हैं उसके व्यू के इसके बीच में एक इंजन है। इस इंजन का नाम क्या है, MVC5 व्यू। रेजर व्यू, रेजर भी आता है, ब्लेजर, ये भी व्यूज़ के नाम है। तो ये बीच के व्यूज़ है, तो हम इसके अंदर व्यूज़ बनाना चाहते हैं MVC5। ऐड पे मैंने क्लिक करा। अब ये पूछ रहा है किसका व्यू बनाना चाहते हो, तो व्यू का नाम आपको चेंज नहीं करना है। दिस इज़ द नेम ऑफ व्यू जो कि आप रिटर्न करा रहे हो सर्विसेज। आप सोचो इसके नाम पे इसकी जगह मैं लॉगिन कर दूं तो वो गलत हो जाएगा, नहीं करना। जो आपने व्यू रिटर्न कराना है उसका नाम वही रहने दो। अब कह रहा है कि व्यू के टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने होते हैं, ये कह रहा है मेरे पास व्यू के टेम्पलेट बने हुए हैं, कौन सा व्यू आपको चाहिए। व्यू आपको चाहिए तो किसका व्यू चाहिए आपको, क्रिएट का व्यू ऑलरेडी बना हुआ टेम्पलेट, यानी क्रिएट का एक क्रिएट टेबल के लिए आपको अगर फॉर्म बनाना है क्रिएट यूज़र का, तो आप क्रिएट का व्यू सेलेक्ट करके बना सकते हो। आपको डिटेल का बनाना है तो डिटेल बना सकते हो, डिलीट का बना सकते हो, डिटेल, एडिट, एम्प्टी, और या फिर एम्प्टी विदाउट मॉडल और लिस्ट। यहाँ मेरे पास मॉडल नहीं है तो मैं एम्प्टी बनाऊंगा, मेरे पास मॉडल नहीं है ना। अब मॉडल मतलब, मॉडल का मतलब डेटाबेस का की प्रॉपर्टीज़, मतलब जो टेबल है उसकी प्रॉपर्टी। यहाँ पहले हम टेबल के लिए हम क्या यूज़ करते थे, डायरेक्टली हम लोग टेबल यूज़ करते थे, कॉल करते थे, यूज़ कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको टेबल को यूज़ करने के लिए मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। मॉडल जो है आपके फॉर्म के उस ऑब्जेक्ट को, उस टेक्स्ट बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा जो टेक्स्ट बॉक्स आपको चाहिए, जो जैसा आपने डेटाबेस बनाना है। जैसा आपको डेटाबेस बनाना है वो आपके टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा मॉडल। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनाएंगे, ठीक है। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे बनेगा। तो ये जो मैं अभी बनाना चाहूँ, यहाँ तो कोई मैंने मॉडल बनाया नहीं है, तो मैं विदाउट मॉडल सेलेक्ट करके पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक व्यू क्रिएट हो जाएगी उसी फोल्डर के अंदर में। अभी 3 व्यू बनी हुई थी, एक और व्यू बन जाएगी सर्विसेज के नाम से। एक व्यू बन गया जो कि ब्लैंक व्यू बना, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, खाली पेज है। एक व्यू बन गया और व्यू के नाम से यहाँ पे देखो एक सर्विसेज के नाम पे व्यू बन गया, CSS/HTML। किसके अंदर बना, तो होम के अंदर बना। होम कंट्रोलर का नाम है, कंट्रोलर के नाम पे ही व्यू बनेगा। मान लो तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर में 5 मॉड्यूल है। मॉड्यूल जानते हो ना क्या होता है, मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। मैंने बोला स्कूल का प्रोजेक्ट बनाओ। अब स्कूल के प्रोजेक्ट में कितने मॉड्यूल होंगे, एक एडमिशन मॉड्यूल, दूसरा एडमिशन से पहले रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। रजिस्ट्रेशन में पहले आएंगे स्टूडेंट्स, उसको हम लोग पहले रजिस्टर करेंगे। जो रजिस्टर्ड है उसी का एडमिशन होगा। अब जो रजिस्टर्ड है वो पहले एग्जाम में पास करेगा तो फिर होगा। तो रजिस्टर्ड और एडमिशन के बीच में एग्जाम आ गया, एक और मॉड्यूल ले लिया। तो यानी कि हम अलग अलग यहाँ पे कंट्रोलर के फोल्डर बना सकते हैं। मतलब चीज़ों को हम लोग कैटेगराइज करना सीखेंगे यहाँ पे। पहले क्या होता, सब कुछ एक साथ हर जगह पे सबको बुला के हमने खिचड़ी बना दी थी। खिचड़ी आती है ना ASP.NET के अंदर में, वो सारी चीज़ें एक साथ ही इमर्ज कर रहे हैं, कुछ का पता नहीं कौन कहाँ पे है। बाद में जब हम लोग, और वो प्रोजेक्ट जब डेवलप होकर जब बड़ा हो जाता है तब तो हमारा दिमाग ख़राब होता है कि हम यार अब क्या करें। अब वो करने का टाइम नहीं है, फिर कैटेगराइज करने बैठोगे तो पूरा दोबारा से बनाना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने फोल्डर स्ट्रक्चर ही आपको ऐसा दिया है कि आपको करना ही पड़ेगा ऐसा, क्योंकि चीज़ों को आपको अलग अलग लेके चलना है। तो आपको अलग अलग फोल्डर बना लो, अलग अलग सबके कंट्रोलर बना लो। जब कंट्रोलर अलग बनाओगे तो व्यूज़ भी अलग बनेंगे। अगर मैं एडमिशन का एक कंट्रोलर बनाता हूं तो एडमिशन का जो व्यू बनेगा तो एडमिशन फोल्डर में तो बनेगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से आपके एप्लीकेशन कैटेगराइज होंगे इजी वे में। समझ गए बात को। ये इसका मेन होता है कॉन्सेप्ट करने का। अगर मैं इस सर्विसेज को रन कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे रन कराना पड़ेगा। रन कराने के बाद मुझे सबसे पहले किसका नाम लिखना होगा। वैसे मैंने बाय डिफॉल्ट इसी को सेलेक्ट किया हुआ है तो अपने आप वही सेलेक्ट होकर आएगा, होम। होम के बाद सर्विसेज,
होम क्या नाम है, कंट्रोलर का नाम, और सर्विस का नाम क्या था, व्यू का नाम क्या है, एक्शन का नाम क्या है, सर्विसेज। तो सर्विसेज आपका यहाँ पे शो करेगा। चूंकि इसके अंदर में कोई हम लोगों ने व्यू नहीं बनाई थी, वो ब्लैंक व्यू दिखेगा, एक सिर्फ सर्विस नाम का एक आपको जो टैग दिख रहा था वही टैग दिखेगा। तो पेज के अंदर हमने और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये था जो अभी आपके पास जो मॉडल आ रहा है, ये जो व्यू आ रहा है, इस व्यू के अंदर हमने कोई मॉडल नहीं यूज़ किया है, क्योंकि हमने कोई मॉडल बनाया ही नहीं है, कोई डेटा है नहीं हमारे पास। या तो हम डेटा कॉपी पेस्ट करना चाहे तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर में ये हमारे पास में वो नहीं है, एक मेन्यू नहीं है, तो मेन्यू भी हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो मेन्यू को हम मुझे जनरेट करने के लिए नीचे वाला फोल्डर है व्यू का, उसके अंदर में एक शेयर्ड फोल्डर होता है, उसके अंदर हम मेन्यू बना सकते हैं। वो भी दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ बनाएंगे। अब यहाँ तक क्लियर है, व्यू ये भी क्लियर है। फॉन्ट तो जानते हो क्या होता है, फॉन्ट्स जितने सारे चाहो तो आप सेपरेट करके फॉन्ट्स यहाँ रख सकते हो। मॉडल मतलब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर, जो आप डेटाबेस बनाओगे उस डेटाबेस का जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो मॉडल के अंदर में आएगी, ठीक है। यानी कि अगर सपोज कर लो हमने एम्प्लॉय नाम से एक टेबल बनाया डेटाबेस में, उसके अंदर में एम्प्लॉय आईडी, नेम और एड्रेस है। एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, 3 कॉलम 4 कॉलम है। तो हम चारों का यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, एक क्लास बनाएंगे। उस क्लास का नाम क्या रखेंगे, एम्प्लॉय टेबल या एम्प्लॉय मॉडल। और उस एम्प्लॉय मॉडल के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, वही 4 प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करेंगे। कौन कौन सी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ठीक है। और उस मॉडल को जब हम लोग कंट्रोलर के थ्रू व्यू बनाएंगे तो हमसे पूछेगा कौन सा मॉडल है, मतलब कौन सा एलिमेंट लेना है इस फॉर्म के ऊपर, तो हम बताएंगे भाई एम्प्लॉय को लेना है। प्लस वो पूछेगा कौन सा टेम्पलेट चाहिए, तो मैंने कहा क्रिएट करना है, तो क्रिएट का चाहिए, तो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। क्लियर है। उसके बाद स्क्रिप्ट का फोल्डर है, जितने भी बूटस्ट्रैप की फाइल है वो सारी जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप की फाइल सारी स्क्रिप्ट फोल्डर में होगी, जिसके थ्रू हमारा बंडल भी जो मेरा बना हुआ है इसके भी थ्रू बना हुआ है। उसके बाद आपका व्यू आ गया। व्यू के अंदर में जितने भी आपके पास में फोल्डर्स कंट्रोलर रहेंगे उसके नाम से आपका व्यू बनेगा। और व्यू के अंदर में एक और फोल्डर आपको दिखेगा यहाँ पे शेयर्ड के नाम से। शेयर्ड, ये शेयर्ड वो फोल्डर है जहाँ पे आप, जो हम लोगों ने ASP.NET में मास्टर पेज बनाया था, जब हम लोगों ने व्यू क्रिएट किया था तो आपने देखा होगा नीचे जाके मैंने सिलेक्ट कर लिया था, सेलेक्ट पार्शियल वाला क्लिक कर लिया था। यानी कि पहले से जो डिज़ाइन बना हुआ है वही मैं यूज़ करना चाहता हूँ, यानी कि एज अ मास्टर कॉन्सेप्ट, मास्टर पेज कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर मुझे कोई ऐसा मास्टर पेज बनाना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा शेयर्ड फोल्डर में, और शेयर्ड फोल्डर के अंदर में मेरे पास में होगा layout.cshtml और एक होगा error.cshtml। एरर वाला वो पेज है जब मेरे कोई अगर पेज को नहीं मिलता है तो मैं चाहता हूँ ये वाला एरर वाला पेज चला जाए, तो ये वाला वो वाला डिज़ाइन हम बना के रख सकते हैं। पेज नॉट फाउंड वाला, पेज नॉट फाउंड वाला वो डिज़ाइन हम लोग बना के रख सकते हैं ताकि उसके अंदर में हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ जाए। तो यहाँ पे layout.cshtml वाला पेज अगर आप खोलोगे तो देखो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। layout.cs यही वाला पेज जो वहाँ पे शेयर हो रहा था, वहाँ पे 3 मेन्यू बने हुए थे पहले, तो वो यहाँ पे 3 मेन्यू दिख रहे हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ नेम ऑफ व्यू एंड दिस इज अ नेम ऑफ व्यू जो दिख रहा है, दिस इज नेम ऑफ कंट्रोलर। सबसे लास्ट वाला था वो कंट्रोलर है। ये वाला जो इंडेक्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट दिख रहा है, ये क्या है, हमारे व्यू के नाम है। ये अब ये नाम वो हैं जो दिख रहे हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ये जो नाम है जिसके थ्रू हमें कॉल करना है, ये वो नाम है जिसके जो हमारा कंट्रोलर होगा। ये कंट्रोल लास्ट वाला कंट्रोलर है, कंट्रोलर का नाम तो सेम ही था, होम। व्यू के नाम क्या थे जो दिख रहा है, तो व्यू के नाम थे इंडेक्स, और जो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं वो भी हम यही दिखाना चाह रहे हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। आप व्यू का नाम कुछ और देना चाहते हो, दिखाना कुछ और चाहते हो, तो आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो। तो अब मुझे चौथा बनाना था, तो LI नाम से, LI मतलब एक लाइन एक और ले लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, अबाउट की जगह पे सर्विसेज, और ये भी हम लोग यहाँ से सर्विसेज कर देते हैं। तो ये एक और मेन्यू आपका बन जाएगा उसमें। यहाँ पे चेंज कर दिया आपने, इसको सेव कर देने की। इस लेआउट को अगर मैं चेंज करके बना दूँ, यानी मास्टर पेज, ये तरह मास्टर पेज है, ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आप टाइटल लिखोगे, ये वो एरिया है जहाँ पे आप कंटेंट बंडल को कॉल किया है, ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आप चाहते हो कि आपके सारे हेडर वाले पार्ट, यानी कि HTML के जो हेड के अंदर में जो होते थे वो सारे आपका हेड के अंदर में यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो।
ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आप उस पेज के अंदर में जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, जो HTML के जो भी लिंक्स वगैरह बनेंगे वो आप लिंक्स यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको लिंक बनाना है तो आपको उसके लिए पहले क्या लगाना होगा, एंकर प्रॉपर्टी लगानी होगी, @HTML एक्शन लिंक, ये लिखना होगा हमें हर बार, क्योंकि एक्शन लिंक इसी के थ्रू हमारे पास में जो कंट्रोलर हम बनाएंगे और जो व्यूज़ बनाएंगे हम उसके थ्रू ही कॉल करेंगे। तो हमें यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर में डिक्लेयर करना पड़ेगा। और ये वाला रेंडर बॉडी है, वो वाली बॉडी, वो वाला एरिया जो कि ब्लैंक होता है, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे मास्टर पेज में कंटेंट हेडर आता था, प्लेस होल्डर, कंटेंट प्लेस होल्डर, वो कंटेंट प्लेस होल्डर की जगह पे @रेंडर आ रहा है, रेंडर बॉडी आ रहा है। वो रेंडर बॉडी जहाँ पे भी हम जिस डिव के अंदर रख देंगे, अब ये डिव है, कंटेनर डिव है, इस डिव के अंदर में रेंडर है और रेंडर के नीचे ही फूटर डाल दिया है, तो ऊपर वाला एरिया जहाँ जो भी हम प्लेस करेंगे तो वो दिखेगा, ये वाला एरिया। अब इसके अंदर हम जो भी रखेंगे ये किस में जाएगा, रेंडर बॉडी के अंदर, और फूटर अपने आप उसी के अंदर आएगा। समझ गया ये बात? ये बहुत ही ईजी है इसके अंदर बनाना और चीज़ों को हम कर सकते हैं आराम से, समझ में आनी चाहिए। इसका सिर्फ मेन है प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। क्या ये एक्शन रिजल्ट है ना, एक्शन को एप्लीकेशन का नाम कुछ होगा ना, वो यहाँ पे नाम लिखोगे। हाँ, ये यहाँ पे नव और ब्रांड है ना, ये क्लास यूज़ हो रखी है। जब भी कोई क्लास कॉल करना होगा तो @क्लास के थ्रू करना होगा। कोई ये एक बैंड है जो क्लास है, CSS की क्लास है, इसको कॉल कर रखी है यहाँ पे। तो कोई CSS की क्लास को कॉल करनी है, अगर किसी डिव के अंदर में होना चाहिए। अब डिव की प्रॉपर्टी है, जैसे ये वाली जो प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी इस क्लास के थ्रू चेंज हो रही है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको यहाँ पे पहले उसको ऐड ऑन करना होगा, तब इसको कॉल कर सकते हो। यानी कि आपने इसको कॉल अगर नहीं रेंडर कॉल किया हुआ है इसको, तो ये आपका क्लास यहाँ कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फोल्डर का प्रॉपर्टी हो गई, ये शेयर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फेविकॉन आइकन को वो एप्लीकेशन का जो रन टाइम पे आइकन कोने में आता है वो है। global.asx फाइल वही है जो एप्लीकेशन का स्टार्ट एप्लीकेशन क्लोज वाला है। और यहाँ पैकेज कन्फिग्रेशन, यहाँ पैकेज और वेब कन्फिग जो फाइल नॉर्मली होती थी वही चीज़ है। ठीक है, तो दिस इज और एप्लीकेशन फोल्डर्स जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लोज कर दे इसको हम लोग, पहले सारा कुछ इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर। अब इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, इसको मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। अपना खुद का बनाना चाहता हूँ मैं खुद का सब कुछ बना सकता हूँ, लेकिन अभी डिलीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। पहले मैं यहाँ से एसक्यूएल सर्वर ओपन करता हूँ। और एसक्यूएल सर्वर में मुझे कोई टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, जिसके थ्रू मैं उसको कॉल करना चाहता हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास में एक टेस्ट डेटाबेस के नाम से बना हुआ है, और तुम्हें तो पता ही है डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना तुम लोगों को पता है, बहुत ईजी है। तो इतना हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। कोड्स भी मेरे पास में जो हमने आपको वेब मेथड के कोड्स बताए थे वही कोड यहाँ पे यूज़ होने हैं। यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं डेटाबेस को, अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करता हूँ, जिसका नाम शायद मैंने रखा था MVC टेस्ट DB। MVC टेस्ट DB के नाम से यहाँ पे होगा डेटाबेस, MVC टेस्ट DB, ये रहा। अब इसके अंदर में MVC टेस्ट DB के अंदर में ऑलरेडी एक टेबल हमारे पास बना हुआ है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, एक एम्प्लॉय के नाम से। एम्प्लॉय के अंदर में कॉलम्स जो है मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय ID, नेम और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैं इसी डेटाबेस को यूज़ कर लेता हूँ, जिसका नाम क्या है MVC my MVC DB। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए एज यूजुअल अगर हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मॉडल बनाना होगा। मॉडल किसका बनाना होगा, जो मेरे पास में ये मॉडल है, यानी कि पहला कॉलम है एम्प्लॉय ID, जो कि मुझे डेटा टाइप भी देखना होगा। मॉडल अगर तुम्हें बनाना है तो डेटा टाइप भी आपको पता होना चाहिए। तो उसका क्या नाम है, ID इंटीजर है, उसके बाद क्या है, नेम varchar है, और डिपार्टमेंट varchar है। तीनों इस तरह से प्रॉपर्टी आपको पता चल गई कौन कौन सी है। अब आप आ जाओ अपने, अब टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में आओ, मॉडल पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे करो एक ऐड क्लास, एक क्लास को ऐड कर दो। उस क्लास का नाम वही रखो जो तुम्हारे डेटाबेस के का नाम है, डेटाबेस के टेबल का नाम है। तो डेटाबेस के टेबल का नाम था एम्प्लॉय, तो मैंने यहाँ पे ले लिया EMP और अंडरस्कोर मॉडल। तो मुझे पता चल जाए जब मैं फॉर्म बनाऊँ तो उससे पूछे कि कौन सा मॉडल चाहिए इस फॉर्म के लिए, तो मैं वहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करूँ EMP मॉडल। तो वो EMP की जितनी प्रॉपर्टीज़ होगी वो कहाँ आ जाएगी, पेज पे। अब प्रॉपर्टी आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा क्या है। प्रॉपर्टी वो ऑब्जेक्ट है जो आप फॉर्म पे टेक्स्ट बॉक्स की तरह यूज़ करते थे,
जो वेब फॉर्म में तुम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते थे ना, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4, दीज आर द प्रॉपर्टी। वही प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग वहाँ पे कॉल, यहाँ पे क्योंकि आप प्रॉपर्टी ला नहीं रहे हो, वो व्यू के थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। तो अब क्रिएट कर रहे हो तो तुम वहाँ पे प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रहे हो, मॉडल क्लास, रजिस्ट्रेशन क्लास, एम्प्लॉय क्लास, तो उसकी प्रॉपर्टी जो तुमने बनाई हुई है वही आ जाएगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने क्लास सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर लिया, एक क्लास ऐड हो गया किसके नाम से, EMP मॉडल के नाम से। तो EMP मॉडल इज अ मॉडल ऑफ दिस डेटाबेस टेबल। इस टेबल का एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, मॉडल है वो, जो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मॉडल बनाने जा रहे हैं तो मेरे को प्रॉपर्टी गेट सेट प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। गेट का मतलब गेट करना, जो मैं फॉर्म पे डालूंगा उसको गेट करना, और सेट मतलब डेटाबेस में सेट करना। यानी कि 3 प्रॉपर्टी हमें डिक्लेयर करनी होगी, किसके नाम से, एक एम्प्लॉय आईडी के नाम से, एम्प्लॉय नेम के नाम से, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के नाम से। 3 प्रॉपर्टी हमें बनानी होगी। 3 प्रॉपर्टी हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर हमको पब्लिक लिखना पड़ेगा, पब्लिक, उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम, फिर गेट सेट। तो उसके लिए आपका एक शॉर्ट फॉर्म है, प्रॉप लिखोगे यहाँ पे, प्रॉप लिख के डबल टैप करोगे, अपने आप प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी थी इंटीजर टाइप की थी, तो इंटीजर ही लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का नाम क्या था, EMP ID। तो यहाँ प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर देते हैं, EMP ID। ये जो आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि जो आपका डेटाबेस का कॉलम हो वही हो, आप कुछ रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट वही सेम रखोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा आपने किसके लिए रखा है। अब यहाँ आपने प्रॉपर्टी आपने रख दिया, वहाँ पे EMP ID, आपने यहाँ पे ID रख लिया, तो हो सकता है आपको रन टाइम पे, कोडिंग के टाइम पे कंफ्यूजन हो जाए ना। तो आप वही रखना, मेरे हिसाब से रखना। या तुम यहाँ चेंज करना चाहते हो, उसको अंडरस्कोर यहाँ लगाओगे तो कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे उसका कोई मैटर नहीं लगेगा होगा। तो ये क्रिएट प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, तो आपको फिर लिखोगे प्रॉप, डबल टैप, अपने आप आ जाएगा। प्रॉपर्टी का नाम किस टाइप का है, दूसरी प्रॉपर्टी मेरी वैरकर है, लेकिन यहाँ पे मुझे एज अ स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। ये वैरकर है तो स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, यहाँ पे वैरकर लिखा हुआ ना, तो वहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी का क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप, डेटा टाइप देंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या दे दिया, EMP नेम। ठीक है, वैसे ही हमें तीसरी प्रॉपर्टी देनी है। तो अगर हमने लिखा प्रॉप, डबल टैप, प्रॉपर्टी का नाम स्ट्रिंग, और प्रॉपर्टी का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, और प्रॉपर्टी का जो वो था DEPT कर दिया, डिपार्टमेंट, DEPT डिपार्टमेंट। तो ये हमने कर दिया। ठीक है, ये जो मैं यहाँ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, जो फॉर्म पे दिखेगी। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये यार EMP ID नहीं दिखनी चाहिए। आप वहां पे 2 चीजें लेते थे, एक आप लेते थे स्पैन, जिसके अंदर में आप लिखते थे नाम, और ऊपर लेते थे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में जाके प्रॉपर्टी में नाम चेंज कर देते थे कि TXT एम्प्लॉय ID, और जो डिस्प्ले कराना होता था उसका नाम तुम लिखते थे आराम से EMP स्पेस ID। अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, अब मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो मॉडल आपके फॉर्म पे जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नोटेशन आप यूज़ कर सकते हो। नोटेशन को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे एक नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। डेटा को एनोटेट करने के लिए, डेटा का नोटेशन देने के लिए। अब मैंने वहाँ पे जैसे आपको बताया था, मैंने कुछ रिक्वायर्ड फीवर लेटर ले लिया था, भाई अगर ब्लैंक होगा तो मैसेज आ जाएगा। तो ये तो आपका फॉर्म है, मॉडल है, मॉडल के साथ ही आप कैसे करोगे, तो मॉडल के साथ आप उस डेटा एनोटेशन को यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय ID किसी भी केस में नल नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे डेटा एनोटेशन लगाना है रिक्वायर्ड। सिर्फ आपको रिक्वायर्ड लिख देना, अगर लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये किसी भी केस में ब्लैंक नहीं जाएगा, सिर्फ आपको रिक्वायर्ड लिखना है। और ये रिक्वायर्ड आया किसके थ्रू, एक कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन के थ्रू आया। ठीक है, उसी तरह से मुझे लगता है ये भी रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे भी इसको रिक्वायर्ड कर दिया, और मुझे लगता है ये भी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे भी मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो कि रन टाइम पे जो मेरा डिस्प्ले हो ना, वहाँ पे कुछ अलग तरीके का हो। जैसे मैं चाहता हूँ EMP स्पेस ID आए, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले नेम ले सकते हो, एक एनोटेशन डिस्प्ले नेम
ब्रैकेट के अंदर में, डबल कोट्स के अंदर में जो भी आप लिखोगे वो डिस्प्ले नेम के अंदर में वो आपका शो करेगा। जैसे EMP स्पेस में कैपिटल में ID इस तरह से आ जाए। उसी तरह से आप चाहते हो इसका भी डिस्प्ले नेम चेंज हो जाए तो आप यहाँ से इस तरह से डिस्प्ले नेम यहाँ का चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले नेम this is EMP name and again display name, this is EMP department। इस तरह से मैं चाहता हूँ शो हो जाए। तो ये आपने मॉडल बना लिया। समझ में आ गया मॉडल क्या होता है? ASP.NET अगर करा होगा तभी तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। अगर ASP.NET नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी बच्चों को, और डायरेक्टली जो MVC करते हैं उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम इस तरह की आती है। तो ये आ गया आपका मॉडल बन गया। मॉडल बनाने के बाद इसको सेव कर दो। मॉडल तो बन गया तुम्हारा। अब तुम्हें कंट्रोलर बनाने की ज़रूरत है, कंट्रोलर में एक्शन रिजल्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन कंट्रोलर और मॉडल के बीच मुझे एक ऐसा लेयर चाहिए जहाँ पे हम अपनी कोडिंग लिखें, जहाँ पे हम इंसर्ट अपडेट डिलीट की कोडिंग जो मैंने वेब मेथड में बताया था वो बनाना पड़ेगा। दिस इज डेटा एक्सेस लेयर। एक डेटा एक्सेस लेयर मुझे बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की कोडिंग लिखूँ। ये चाहो तो आप सीधा कंट्रोलर में भी लिख सकते हो, लेकिन कंट्रोलर हैवी हो जाएगा। क्या फ़ायदा 3 टायर आर्किटेक्चर का? कंट्रोलर आपका हैवी हो जाएगा। तो कंट्रोलर से यहाँ से वैल्यू उठा के कंट्रोलर में देना, और कंट्रोलर में जब कुछ आए व्यू के अंदर में तो डेटा एक्सेस लेयर में चेक करे, फिर मॉडल से वैल्यू उठाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसको आप रिपोजिटरी के नाम से बोल सकते हो, जिसको आप कॉन्टेक्स्ट क्लास भी बोल सकते हो। एक कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाना होगा जो इन दोनों के बीच में का जो वर्क है वो सिमुलेट करेगा। तो मैं यहाँ पे डेटा एक्सेस लेयर में बोलता हूँ। तो इसको मैंने एक क्या किया, यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया जी। डेटा एक्सेस लेयर का एक फोल्डर बनाना है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया डेटा एक्सेस लेयर, DL के नाम से मैंने फोल्डर बना दिया। अब इस DLL फोल्डर के अंदर में मैं एक DLL के नाम से क्लास ले लेता हूँ। इसी फोल्डर के अंदर मैंने एक क्लास ले लिया, ऐड किया एक क्लास। इस क्लास का नाम मैंने क्या ले लिया, डेटा एक्सेस लेयर। उस क्लास का नाम भी मैंने ले लिया डेटा एक्सेस लेयर। डेटा एक्सेस लेयर के नाम से क्लास ले लिया, और डेटा एक्सेस लेयर के नाम से क्लास आ गया आपके पास में, जो कि .cs के नाम से ही होगा। यहाँ पे जाके ऐड कर दिया इसको। इस क्लास को हमने ऐड कर दिया। ये जो क्लास है यही आपका वेब मेथड का क्लास है जो मैंने आपका ASP.NET में बताया था, राइट। यहाँ पे जो मैकेनिज्म हमने वहाँ लिखे थे यहाँ पे हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको बनाना है रिटर्न टाइप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न टाइप कैसा बनाना है। मतलब जो मेथड बनाओगे तो मेथड का रिटर्न टाइप होगा ना। आप चाहो तो उसमें रिटर्न टाइप बनाओ या ना बनाओ। जो मैंने आपको बताया था, कुछ हमने से ऐड अपडेट डिलीट की कोडिंग करी थी, उसमें भी कुछ हमने रिटर्न टाइप, हम लोगों ने तो वैसे स्ट्रिंग टाइप का लिया था। आप चाहो तो यहाँ बूलियन टाइप से भी ले सकते हो, लिस्ट टाइप से भी ले सकते हो। तो मैं आपको एक बताता हूँ यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा एक्सेस लेयर में मुझे मॉडल को भी लेना है। मॉडल को तो जब तक मैं इसमें मॉडल को नहीं कॉल करूँगा तो कैसे मैं बनाऊँगा इसको, क्योंकि मेरे को फॉर्म की प्रॉपर्टी चाहिए ना। इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए फॉर्म की प्रॉपर्टी चाहिए ना। लाइक हमें फॉर्म के ऑब्जेक्ट तो चाहिए, उसके थ्रू तो हम करेंगे। मेरे को कनेक्शन भी तो कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन की ज़रूरत है। तो कनेक्शन के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूजिंग system.data.sql क्लाइंट, ये हमने ले लिया। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू मुझे कॉल करना है, तो यूजिंग system.configuration। ठीक है, एज इट इज़ जो हम लोग पहले करते थे कनेक्शन के लिए वही हम यूज़ करने जा रहे हैं, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे गए सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे, यहाँ पे डेटा एक्स पे गए, यहाँ पे जाके ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्वर पे गए, यहाँ पे फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद कनेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाके यहाँ पे उसका सर्वर का नेम पेस्ट कर देंगे, और डेटाबेस का नाम क्या था, माई MVC सेलेक्ट करके चेक कर लिया, ओके कर दिया, और फाइनली ओके कर दिया। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख गया, आ गया। इस पे राइट क्लिक करी, सेम एज इट इज़ वही जो हम लोगों ने ASP.NET में किया था। इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, और यहाँ से जाके हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस हम कहाँ चले जाएंगे, वेब कॉन्फ़िग फाइल में। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ भी कोडिंग कर सकते हो, DLL में डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ करते हो तो आपका डेटा जो है सेफ रहेगा।
वेब कॉन्फ़िग में फाइल में करते हो तो आपका डेटा सेफ रहेगा। तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको कनेक्शन स्ट्रिंग टैग को ऐड करना है। ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग को सेलेक्ट करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही क्लोज पे क्लिक करोगे अपने आप एंड टैग आ जाएगा। वैसे ही दूसरा टैग ऐड करना है ऐड का, ऐड के बाद आपको देना है नेम के बाद कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने नाम दे दिया माईकॉन, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है कनेक्शन स्ट्रिंग। देखो आपका एंड टैग होना चाहिए, कभी कभी एंड टैग हट जाता है तो एरर आता है। तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ले लिया और डबल कोट्स, अपने आप डबल कोट्स आ गया इसके अंदर में इक्वल्स टू के साथ। जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो पहले ही, नहीं तो आप पहले यहाँ पे प्रोवाइडर का नाम लिख लो, वो कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर सबसे प्रोवाइडर का नाम, क्योंकि आपका ये सिर्फ सर्विसेज हैं, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ये आपका ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एंड टैग लगा हुआ है, एंड में एंड टैग एड में लगा हुआ है, ये ओके है। जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दो, दैट्स इट। फाइनली आपका कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे बन चुका है। इसको आप सेव कर लो, वेब कॉन्फ़िग फाइल को क्लोज कर दो, वापस आ जाओ डेटा एक्सेस क्लास के अंदर में, और इस क्लास में उस वेब कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन की कोडिंग आपको करनी है। तो यहाँ पे पब्लिकली आप यूज़ करना चाहते हो, आप पब्लिक ले लो, पब्लिक SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन। और उस SQL कनेक्शन के अंदर में क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कॉल कर देना है। कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का नाम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, तो बड़े ब्रैकेट में आपने नाम दे दिया माईकॉन। और माईकॉन क्या है, तो यहाँ पे एंड में जाके डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग है। फाइनली आपने सेमी कॉलन से बंद कर दिया, तो ये आपकी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई। ये पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई, जिसका पैरामीटर कहाँ पास हो गया, कॉन के अंदर। ये तो आपने कर लिया। अब आपको ज़रूरत किसकी है, आपको मॉडल की ज़रूरत है। तो मॉडल फोल्डर को कॉल करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना होगा यूजिंग, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, इस एप्लीकेशन का नाम है वेब एप्लीकेशन 41 डॉट मॉडल। आपको ये लिखना होगा क्योंकि आप मॉडल फोल्डर को कॉल करना चाहते हो। आपको मॉडल फोल्डर के अंदर में इस क्लास को यूज़ करना है जिसका नाम है EMP मॉडल, सो दैट यू हैव टू कॉल दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, और आपको यहाँ पे अब सारे चारों मेथड्स बनाने हैं। सबसे पहला मैं मेथड बनाना चाहता हूँ, सपोज कर लो इंसर्ट का। आप इंसर्ट का मेथड बनाना चाहते हो तो इंसर्ट का जो मेथड बनाएंगे बूलियन टाइप से बनाते हैं, ट्रू फॉल्स, ताकि जब मैं वहाँ इंसर्ट करूँ और ना हो तो यहाँ फॉल्स रिटर्न करे, हो जाए तो ट्रू रिटर्न करे। तो यहाँ पे जो मेथड बनाएंगे हम लोग, उसमें आप कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे मेथड बनाते हैं बूलियन टाइप, रिटर्न टाइप का। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पब्लिक बूल, उस मेथड का नाम मैंने दे दिया सपोज कर लो ऐड। जो मैं ऐड मेथड बनाना चाह रहा हूँ वो बूलियन टाइप का है। बूलियन टाइप का एक ऐड मेथड है। तो बूलियन टाइप क्या करेगा, या तो ट्रू करेगा या रिटर्न फॉल्स करेगा। बुल क्या है, बुल इज अ डेटा टाइप, बुल इज अ डेटा टाइप, इट रिटर्न आइदर ट्रू और नाइदर फॉल्स, 0 या 1, ट्रू करेगा या रिटर्न फॉल्स करेगा। अगर ये एग्जीक्यूट हुआ प्रॉपर्ली तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम उसको डेमोस्ट्रेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक इंट टाइप का एक आई नाम से वेरिएबल ले लिया। हमें चेक करना पड़ेगा ना, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। जो हम एग्जीक्यूट कराते हैं CMD को, जो हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसी जगह हम चेक कर लेंगे, आई के अंदर रिटर्न करा देंगे, आई के अंदर रिटर्न करा देंगे। तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो ये जो ऊपर एरर आ रहा है वो आपका रिमूव होगा तभी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लेना है स्ट्रिंग टाइप का एक क्वेरी, जिसके अंदर मैं किसकी क्वेरी में भेजने जा रहा हूँ, इंसर्ट की क्वेरी। अब इंसर्ट की क्वेरी कैसे करेंगे, पहले तो आपका टेक्स्ट बॉक्स होता था, अभी तो टेक्स्ट बॉक्स है नहीं, टेक्स्ट बॉक्स तो है नहीं, कैसे करोगे। अब करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है या EMP है, लेट मी चेक। टेबल का नाम मेरा है EMP, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू ईएमपी, उसके अंदर हमें जो वैल्यूज़ डालना है, वैल्यूज़ में सबसे पहले पैरामीटराइज लेते हैं। वैल्यूज़ में आईडी है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम @नेम है NM, और तीसरा प्रॉपर क्या है DPT डिपार्टमेंट। फाइनली इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एसक्यूएल कमांड, सॉरी क्या हुआ यहाँ पे हमने वो ने, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। कमांड तो लेना ही पड़ेगा आपको। एसक्यूएल कमांड ले लिया, और कमांड के अंदर तुमने क्या पास कर दिया, क्वेरी, और क्वेरी को बताया तुमने कौन के थ्रू कि आपका कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे है। फिर हम क्या करेंगे, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। ऐड विद वैल्यू, पैरामीटर का नाम क्या है, पैरामीटर का नाम है @id। और अब पैरामीटर में अब टेक्स्ट बॉक्स का नाम कैसे लिखेंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखेंगे मॉडल के थ्रू। मॉडल इसलिए तो बनाया हमने, मॉडल का नाम क्या था, REG मॉडल। हमने लिखा था REG मॉडल, नहीं सॉरी EMP मॉडल ना, EMP मॉडल डॉट उसका नाम। तो EMP मॉडल का मुझे क्या करना होगा, उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेंगे ऊपर, ताकि हम इजी तरीके से कॉल कर लें। क्योंकि हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया वहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग ऐड करा रहे हैं, यहाँ पे ऐड जो करा रहे हैं, इसमें हम लोग पैरामीटर बना देते हैं, बेस्ट रहेगा, ऊपर बनाने से अच्छा है। जो पैरामीटर बनाते हैं किसके अंदर में, इसी के अंदर में। जब हम ऐड पे क्लिक करें तो ये पैरामीटर भेजे और उसके थ्रू हमारी वैल्यू सेव हो जाए वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे जो था EMP मॉडल का ऑब्जेक्ट का नाम क्या ले लिया हमने, EM। चलेगा, कोई भी ले सकते हो नाम तो कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने EM के नाम से ऑब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ मैं EM के थ्रू उस ID को कॉल करना है, EMP ID को जो हमने बनाया था। तो हम लिखेंगे EM डॉट EMP ID, आ गया EMP ID, ये था, इसको हमने कॉल कर दिया। अब देखना पड़ेगा कि जो EMP ID है वो उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और वो जो पास हो रहा है वो स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पे आपको टाइप कास्टिंग लगानी पड़ेगी, कन्वर्टर टाइप। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 बिट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो डेस्टिनेशन है ना वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए मुझे कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कर देते हैं, अगेन पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं इन 32 की जगह पे कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग में कर देते हैं। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है। आईडी की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, DPT, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NM। ठीक है, फाइनली कनेक्शन ओपन करना है, तो आपने लिखा कॉन डॉट ओपन, और कनेक्शन ओपन करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एग्जीक्यूट कराने की, CMD को। अब क्या करो, और जो ऊपर I ले रखा है हमने वो इसीलिए लिया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया I इज इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो इससे क्या होगा कि अगर CMD एग्जीक्यूट करा, किस केस में करेगा, जब सारी चीज़ें सही होंगी। जब एग्जीक्यूट करेगा प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब कोई एरर नहीं है, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 1। नहीं किया तो क्या हो गया, 0। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अब लगाते हैं यहाँ पे इफ़ I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर I की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो मैंने क्या कराया यहाँ पे, रिटर्न ट्रू। ऊपर ठीक हो गया, नहीं हुआ। एल्स में क्या आएगा, रिटर्न फॉल्स। ऊपर का एरर चला गया क्योंकि हमने रिटर्न टाइप लगा दिया। समझ में आ गया कोड। फाइनली यू हैव टू क्लोज द कनेक्शन, कॉन डॉट क्लोज। कनेक्शन को आपने क्लोज कर दिया। कनेक्शन क्लोज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पे कनेक्शन ओपन करके जैसे उसने रिटर्न करेगा वो क्लोज कर देगा उसको। नहीं तो आप लूप के बाद नहीं करा के यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर दो, नहीं तो हो सकता है कि बाहर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे क्लोज करा दो, कॉन डॉट क्लोज यहाँ पे करा दो, यानी कि एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या करे, कनेक्शन को
क्लोज कर दे, लूप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लूप में चले जाओगे तो वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न तो होगा नहीं। तो दिस इज़ अ कोड टू इंसर्ट वैल्यू इनटू टेबल। तो पहले आपको मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ इसका। क्यों इंसर्ट, अगर डिलीट करना है तो डिलीट इसी कोड से बनना है, अपडेट इसी कोड से बनना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है ना। लेकिन मैं आपको सबसे पहले इसके वैल्यू इंसर्ट करके दिखाता हूँ। अब हम आते हैं किस पे, कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे आते हैं, कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे किया ऐड एक कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम क्या रखना है, एम्प्लॉय। ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं ना, तो एम्प्लॉय का कंट्रोलर बनेगा, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर में एम्प्लॉय को ऐड का मैकेनिज्म बनाएंगे, डिलीट का बनाएंगे, अपडेट का बनाएंगे, ग्रिड व्यू बनाएंगे ताकि लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिखे। तो वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, एम्प्लॉय के अंदर में। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर के पास हमारे पास वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, कि एम्प्टी बनाना चाहते हो बिल्कुल ब्लैंक, एक्शन रिजल्ट के साथ बनाना चाहते हो, या कंट्रोलर में एंटिटी फ्रेमवर्क जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, एंटिटी फ्रेमवर्क, जिसमें विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड हम लोगों ने एप्लीकेशन डेवलप किया था। आपने शायद बनाया होंगे, है ना, क्लास में थे आप लोग। तो ये वाला था वो। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, एम्प्टी लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, ये ले लेते हैं तो आपको कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे, यानी कि ऐड के, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के ना आपको एग्जाम्पल्स बने हुए एक्शन रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और उसमें आपको वो भी मिल जाएगा कि आपके इसके अंदर में जो आपको प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक इंसर्ट में, व्यू के अंदर में कुछ में इसमें 4 होता है, एक तो पोस्ट होता है, एक गेट होता है, एक डिलीट होता है, एक पुट होता है, ये 4 हैं। तो इन चारों के आपको ऑब्जेक्ट्स बने हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, इस वाले को सिलेक्ट करके, रीड राइट को, ये ईजी रहेगा। अब मैं इसका नाम कह रहा है, कंट्रोलर का नाम क्या देना है, तो मैंने कंट्रोलर का नाम दे दिया EMP, EMP कंट्रोलर, मैंने इसको ऐड कर दिया। आ गया कंट्रोलर ऐड, यानी कि आपके फोल्डर के अंदर में एक और कंट्रोलर आ गया जिसका नाम है EMP कंट्रोलर, और जिसके अंदर में यहाँ पे देखो आपके पास में आ गया, यहाँ पे एक्शन रिजल्ट में इंडेक्स, डिटेल, क्रिएट, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ गए। इन डिलीट, ये देखो कमेंट है, कमेंटेड है, और ये सब कुछ बने बनाए मिल रहे हैं मुझे, लेकिन इसमें भी कोड नहीं आ रहा है। यहाँ सबसे ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कंट्रोलर क्लास है वो कंट्रोलर क्लास से डिराइव होके आया है, यानी सारी चीज़ें इसमें कंट्रोलर जो है ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। सबसे पहला इसके अंदर में इंडेक्स के नाम से, इंडेक्स मतलब फर्स्ट पेज। आप इंडेक्स में क्या चाहते हो, इंडेक्स पेज मतलब होम पेज में क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ उसमें लिस्ट ऑफ वैल्यू सारी शो हो जाए, लिस्ट ऑफ डेटा जो भी मेरे पास में है वो शो हो जाए इंडेक्स पेज पे, तो मैं वहाँ चाहता हूँ। दूसरा डिटेल पेज है, अब मैं चाहता हूँ कि डिटेल, जैसे मैं कोई डिटेल पे क्लिक करूँ, किसी एक रो की डिटेल पे क्लिक करूँ तो डिटेल पे चला जाऊँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि डिलीट पे क्लिक करूँ, डिलीट से पहले डिटेल लिखना चाहिए, तो भी डिटेल का ही पार्ट है, इस तरह से। उसके बाद आ गया तुम्हारा क्रिएट। क्रिएट के अंदर में एक नाम के दो मेथड बने हुए हैं। व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या है, एक के अंदर, एक के पहले लिखा हुआ है गेट और दूसरे के लिए लिखा है पुट, पोस्ट, पोस्ट, गेट और पोस्ट। मतलब क्या है इसका, लेकिन दोनों के मेथड के नाम सेम है, यानी कि जो दो व्यू बनेंगे, दो व्यू के नाम सेम कैसे हो सकते हैं, दो व्यू के नाम सेम कैसे हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं लेकिन पैरामीटर्स अलग हुआ तब। अब देखो यहाँ पैरामीटर नहीं है, यहाँ पैरामीटर है। अगर मैं यहाँ से ये पैरामीटर हटा दूं, ये हटा दूं, जैसे ऊपर लिखा हुआ, ये दोनों में एरर आने लगेगा, है ना। मेथड हैव द सेम नेम बट दोज हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। अगर मैं एक पैरामीटर भी यहाँ ऐड कर दूं तो चलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो जो गेट और पोस्ट जो बना हुआ है तुम्हारा, इसका मतलब क्या, गेट का मतलब आप जैसे ही आपने उस पेज के लिए रिक्वेस्ट किया, आपके पास एक पेज खुल के आएगा जहां पे कुछ सारी वैल्यू ब्लैंक होंगी, तो वो गेट हो गया। पहले दिखेगा तभी तो डालोगे, जब वो पेज तुम्हें दिखेगा तभी तो उसके अंदर में, पेज के अंदर में इंफॉर्मेशन पुट करोगे, तो दो तो बनना ही नेचुरल सी बात है। यानी कि जब तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सर्वर रिस्पॉन्स करके जो ASP का पेज तुम्हें रिटर्न कर रहा है, दिस इज गेट। आफ्टर एंटरिंग द डेटा व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द ऐड बटन, दिस इज पोस्ट। क्लियर है, गेट और पोस्ट। तो गेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, गेट में अंदर नॉर्मल मैं कह रहा हूं व्यू रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे, व्यू, यानी कि क्रिएट का पेज जो मैं यहां से क्रिएट करूंगा अभी। और पोस्ट के अंदर मैं क्या चाहता हूं, जब पोस्ट हो तो पोस्ट किसका पोस्ट हो, जो मॉडल के इंफॉर्मेशन जो मैं यहां से जा रहा हूं उस मॉडल के बिहाफ पे पोस्ट हो। उस मॉडल का नाम क्या है, EMP मॉडल।
तो मुझे यहाँ पे EMP मॉडल लिखना पड़ेगा, लेकिन EMP मॉडल लिखने से पहले मुझे इस क्लास के अंदर में भी उस मॉडल क्लास को भी कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या लिखना है, यूजिंग एप्लीकेशन का नाम वेब एप्लीकेशन 41 डॉट मॉडल, मॉडल कॉल हो गया, मॉडल कॉल हो गया। अब उस मॉडल के बाद मुझे डेटा एक्सेस लेयर भी कॉल करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग वेब एप्लीकेशन 41 डॉट डेटा एक्सेस लेयर। 2 फोल्डर मैंने कॉल कर लिए। अब उस फोल्डर के अंदर में जितने भी क्लासेस हैं अब मैं कैपेबल हूँ कॉल करने के लिए, वे आई हैव फुल्ली राइट्स टू कॉल दोज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे मैं ये जो क्लास है मेरी कंट्रोलर क्लास के अंदर में जो मैंने डेटा एक्सेस लेयर का एक क्लास बनाया था उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना जा रहा हूँ मैं। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, बताया था ना। एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू कीवर्ड से करते हैं। तो क्लास का नाम क्या था, DAL, ऐसे ही था ना, ऊपर भी आपको दिख भी रहा है, देखो ऊपर DAL जो क्लास थी वो DAL फोल्डर के अंदर थी ना, तो आपको DAL क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने DAL बोलो सर, रिकॉर्डिंग चल रही है सर क्लास में। तो यहां पे क्या करेंगे, डेटा एक्सेस लेयर जो हमने बनाया है DAL, जो हमने DAL नाम से क्लास बनाई है, DAL को हम एज ए क्या ले लें, डेटाबेस ले लें, तो DB के नाम से ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DB इज इक्वल टू न्यू DAL, यानी कि डेटा एक्सेस लेयर हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी DAL इज अ क्लास। नहीं, हमने DAL स्मॉल में लिया था, कैपिटल में लिया था। DAL में स्मॉल में है ना, DAL स्मॉल में है ना, तो आपको यहाँ पे आपने गलत लिखा है ना क्लास का नाम, दिस इज DAL स्मॉल में। तो DB इज इक्वल टू न्यू DAL, मतलब क्या हो गया, तो DB के नाम से आपने क्या कराया, डेटा एक्सेस। ऑब्वियसली बात है, जो डेटा एक्सेस लेयर है वो डेटाबेस की तरह ही तो यूज कर रहे हो ना आप। तो हमने DB के नाम से ऑब्जेक्ट ले लिया, किसका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो क्रिएट का जो गेट था, गेट में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट में करने की जरूरत है। तो पोस्ट में मैं क्या करूं, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूं। तो यहां पे मुझे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या ले लेते हैं, सॉरी, उस मॉडल को कॉल करने की जरूरत है। मॉडल का नाम क्या है, EMP अंडरस्कोर मॉडल। EMP मॉडल कब आएगा, जब ऊपर में जाओगे आप यूजिंग वेब एप्लीकेशन डॉट मॉडल को कॉल करोगे तब ये मॉडल कॉल होगा। उस मॉडल का मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया EM के नाम से, चलेगा जैसे हमने वहाँ लिया था। अब इसके अंदर में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो मेरे को समझ में नहीं आ रही हैं। वो क्या है कि एक तो ट्राई कैच है, हाँ मुझे समझ में आता है ट्राई कैच क्या है। ट्राई के अंदर में यहाँ पे रिटर्न करके लिखा हुआ है, किसको ऑब्वियसली रिटर्न नहीं कराओगे तो व्यू में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने व्यू किसके नाम से बनाया, क्रिएट के नाम से व्यू बनाया, तो ये रिटर्न व्यू करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये तो डालना ज़रूरी है। तो पहले वाले सेक्टर के अंदर में ये लिखा हुआ है कि रीडायरेक्ट टू एक्शन। एक्शन का मतलब व्यू कह रहा है इंडेक्स पेज को भेज दो, वो कह रहा है इंडेक्स पेज को भेज दो, लेकिन उससे पहले लिखा हुआ है इंसर्ट लॉजिक हियर, यू हैव टू राइट सम कोड टू इंसर्ट डेटा। अब डेटा इंसर्ट कराना है। अब डेटा इंसर्ट करने की कोडिंग किसके अंदर में, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर में। डेटा एक्सेस लेयर के अंदर में हम लोगों ने इंसर्ट की कोडिंग ऐड के नाम से बनाई थी, जो कि बूलियन टाइप की है, राइट। अब मुझे उसी को कॉल करना है, तो उसको कॉल किसके थ्रू करना है, तो इस क्लास का नाम क्या है, इस क्लास का नाम डेटा एक्सेस लेयर है, जिसका मैंने ऑब्जेक्ट किसके नाम से बनाया है, DB के नाम से बनाया है, DB के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है। तो मैं क्या करूं, उस DB के थ्रू में उसको कॉल करना है, तो मैं कॉल करने के लिए क्या लिखूंगा, मैं कॉल करने के लिए यहाँ पे उस DB को लिखूंगा, क्योंकि मैंने ऑब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट उसी का नाम बनाया है। तो मैंने लिखा DB डॉट, जैसे करा वो उसके अंदर में वो ऐड का मेथड आ गया ना, ऐड का मेथड। तो मैंने ऐड का मेथड को सिलेक्ट किया और उसके अंदर पैरामीटर मैंने क्या डाल दिया, EM। क्यों डाला EM, तो EM जो था मेरा ये मॉडल है, जहाँ पे आपने ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस कंप्लीट किए थे, बनाए थे। तो ये वाला जो है वो किस पे आ जाएगा, इस पैरामीटर को जब आप उस पे अंदर में डालेगा तो वो उसके अंदर में कॉल कर लेगा। क्लियर है, दैट्स इट। इंसर्ट होगी आपकी वैल्यू, होगी वैल्यू आपकी इंसर्ट। अब आपको क्या बनाना है, इसका व्यू बनाना है। अब एक्शन तो हमने इंडेक्स तो बनाया नहीं है,
इंडेक्स तो हमने बनाया नहीं है, तो इंडेक्स में तो मैं लिस्ट शो कराना चाहता हूँ, तो लिस्ट की कोडिंग हमने की नहीं है, तो यहाँ पे इंडेक्स नहीं बनाया तो इंडेक्स में एरर आएगा। तो मैं इंडेक्स वाले को यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, लेकिन कमेंट करूँगा तो यहाँ एरर आएगा क्योंकि इस ब्लॉक में भी रिटर्न चाहिए उसको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं रिटर्न व्यू कर देता हूँ। जो व्यू है वो रिटर्न कराना है मुझे, रिटर्न व्यू। व्यू को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, किस में, क्रिएट के अंदर में। अब मुझे इसका एक व्यू बनाना है, तो व्यू बनाने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके बना सकते हो, चाहो यहाँ पे राइट क्लिक करके बना सकते हो, ठीक है, किसी पे भी बना सकते हो। तो मैंने इस ऊपर वाले पे गया, ऊपर जाके ऐड व्यू किया। व्यू का नाम MVC5 यही यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, रेजर नहीं कर रहे हैं, ब्लेजर नहीं कर रहे हैं। ऐड पे क्लिक किया, पूछेगा व्यू का नाम क्या होना चाहिए, तो व्यू का नाम आपको चेंज नहीं करना है, जो व्यू का नाम है वही रहेगा, क्रिएट। अब ये टेम्पलेट पूछ रहा है कौन सा टेम्पलेट चाहिए, तो मुझे क्रिएट वाला टेम्पलेट चाहिए। क्रिएट का टेम्पलेट बना के देगा, बटन भी बना के देगा, तो बना के तो देगा, लेकिन ये पूछ रहा है कि क्रिएट जो मैं बनाऊंगा वो किस मॉडल के बिहाफ पे बनाऊँ। यू हैव ऑलरेडी अ मॉडल दिस टाइम वी हैव अ मॉडल। कौन सा, एम्प्लॉय मॉडल, ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, वही करेंगे जो मुझे मैंने मॉडल बनाया हुआ है। मैं डेटा एक्सेस लेयर नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं किसको कर रहा हूँ, एम्प्लॉय मॉडल, जहाँ पे मेरे टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी मैंने डेटा एनोटेशन के थ्रू भी बनाई हुई है, सारी चीज़ें हमने की हुई हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे पार्शियल को सिलेक्ट कर लो, क्रिएट एज अ पार्शियल व्यू, आपका सारा पार्शियल व्यू बन जाएगा। यहाँ पे करेक्ट के और इस पे ऐड पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका क्या करेगा, एक व्यू क्रिएट कर देगा। यानी कि इस फोल्डर के अंदर में जो होम आपका पास फोल्डर था व्यू के अंदर में एम्प्लॉय नाम से फोल्डर बना देगा, EMP के नाम से फोल्डर बना देगा, और EMP के अंदर में क्रिएट का व्यू बना दिया। समझ में आई बात, इंसर्ट करके देखना है। ये देखो कोड लिख दिया उसने, पूरा व्यू के कोड लिख दिए सारे, एक क्रिएट का बटन भी बना दिया। रन कराते हैं। कर्सर का पॉइंटर आप जिस पोजीशन पे, जिस पेज पे रखोगे ना, ऑटोमेटिकली वो वही आपका एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ध्यान रखना, व्यू वाले पेज पे रखोगे तो, कंट्रोलर वाले पेज पे रखोगे तो नहीं चलेगा। फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है रूट में वही चलाएगा, कंट्रोलर मतलब होम और इंडेक्स। लेकिन मैंने व्यू किस पे क्लिक रखा था, क्रिएट पे रखा था, तो क्रिएट पे रखेंगे तो क्या करेगा, कौन सा व्यू रिटर्न करेगा, EMP मॉडल का नाम, कंट्रोलर का नाम EMP, क्रिएट व्यू। वो क्रिएट व्यू अभी आपको दिखेगा, जो कि ऑलरेडी जो यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन बना के दिए हुए, मैंने उसी थीम को यूज़ कर लिया, उसी थीम के थ्रू मैं बना रहा हूँ। तो वो थीम आपको वही चीज़ मिलेगा जो पहले वाला थीम था। उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी आपको दिखेंगी। कौन कौन सी, एम्प्लॉय ID, नेम और डिपार्टमेंट, साथ में ऐड का बटन, साथ में बैक का बटन दिखेगा आपको बना हुआ, साथ में ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से डिज़ाइन दिख गई। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूँ, आ गया रिक्वायर्ड व्यू वैलिडेटर वाला, डेटा एनोटेशन लगाया था, ठीक है। प्रॉपर मैसेज भी आ रहा है कि EMP ID इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय ID मैंने सपोज कर लो 201 डाल दिया, नेम मैंने डाल दिया पवन, और डिपार्टमेंट मैंने डाल दिया अकाउंट। और डालने के बाद अभी मैंने कोई मैसेज वैसेज नहीं दिखाया, जब क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ डेटा मेरा सेव हो चुका है। देखना चाहोगे, ये टेबल में खोलता हूँ, इस टेबल में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो करते हैं सिलेक्ट 1000 रोज। पहले से ऑलरेडी उसमें डेटा था, लेकिन अभी हमें 201 वाला फाइंड आउट करना है कि 201 में डेटा है कि नहीं है। देखो 201, लेकिन तुम्हें तीनों कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम चेंज नहीं किया। आपको याद होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा एक्सेस लेयर बनाया था, उसमें हमने तीनों के नाम सेम कर दिए हैं, तो तीनों में सेम भेजेगा ना, ID, तो ID ही भेजेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने ID के बाद क्या था, EMP, नेम को सिलेक्ट करेंगे, N दे देंगे, स्पेस आ गया। उसके बाद क्या था, डिपार्टमेंट, D, डिपार्टमेंट। सेव कर दो दोबारा से, मतलब सेव तो हो ही रहा है, बट हमने पैरामीटर गलत डाला था, इसलिए वहाँ पे इस तरह से शो करा। दिस इज अ वे ऑफ ट्रांजिशन इन ASP.NET। ASP.NET के अंदर में ऐसे काम करते हैं। अगर आप इसी को MVC में हम ऐसे काम करते हैं। ASP.NET के अंदर में आपने देखा था एवरीथिंग इन ऑन अ सेम पेज। आप यहाँ पे पेज को डिज़ाइन कर रहे हो और आप दूसरे पेज पे आप बना रहे हो, तो आपका सब कुछ सही चल रहा है।
लेकिन वो लोडिंग तो एक ही पेज को कर रहा है ना। क्रिएट डेटाबेस में स्टोर हो गया। अगर आप देखोगे तो ये जो है मच फास्टर देन अदर्स। ASP.NET से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है ये, क्योंकि इसके अलग अलग लेयर्स बने हुए हैं। तो देखो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो गई, ठीक है। तो ये आपका जो है वो था जिसके थ्रू आपने इंसर्ट कराया। वही सेम आप चाहो तो दूसरे साथ में यूज़ कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पूरा असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट करना है आप लोगों को आज ही। तो मैं मेरे पास ऑलरेडी जो डेटा एक्सेस लेयर के जो बने हुए हैं ना दूसरे वाले प्रोजेक्ट में, वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। बाकी तो आपको जो समझ में आया ना, इंसर्ट वाला, ऐड वाला, उसी तरह से बूलियन आपको 2 और बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो लिस्ट के लिए इस तरह से लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। लिस्ट को बनाने के लिए क्या बनेंगे, पब्लिक लिस्ट और मॉडल का नाम और मेथड का नाम गेट एम्प्लॉय। लिस्ट बनानी है तो हम जैसे देखा होगा तुम लोगों ने, मैंने वो जो वेब मेथड बताया था, वेब मेथड में भी ऐसे हमने लिस्ट बनाई थी ना। तो लिस्ट को यहाँ से मैं पहले कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट यूज़ होगा कहाँ पे, ग्रिड व्यू को बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे इसको हमने कॉपी कर लिया है। और वापस मैं आ जाता हूँ डेटा एक्सेस लेयर में, और यहाँ मुझे लिस्ट, सबसे पहले मैं लिस्ट ही रखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट ले लिया, Ctrl+V पेस्ट करा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय डेटा के लिए ले लिया, ठीक है। पब्लिक लिस्ट, लिस्ट रिटर्न टाइप है, जैसे हम रिटर्न टाइप लेते हैं तो स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, ये लिस्ट है, लिस्ट रिटर्न करेगा। लिस्ट मतलब लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। किसका लिस्ट रिटर्न करेगा, तो एम्प्लॉय मॉडल का लिस्ट रिटर्न करेगा। और लिस्ट का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा गेट एम्प्लॉय, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। लिस्ट का किसका, तो लिस्ट का एम्प्लॉय मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसका नाम हमने रखा REG मॉडल। REG मॉडल के नाम से बनाया, जिसका नाम हम लेते हैं EMP मॉडल। EMP मॉडल के नाम से आपने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। अब उसके बाद आपने SQL का कमांड लिया, उस कमांड के अंदर आपने क्या पास कर दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और कनेक्शन। फिर आपने अडेप्टर के अंदर में इसको CMD को एग्जीक्यूट करा दिया। अडेप्टर के अंदर में आपने CMD को आपने इंसर्ट करा दिया। तो ये यहाँ पे अडेप्टर क्या करेगा, फिल कर देगा इसके अंदर वैल्यू, CMD के अंदर। CMD के अंदर फिल करने के बाद आपने डेटा टेबल लिया और अडेप्टर के थ्रू क्या कर दिया, फिल कर दिया DT को। अडेप्टर के अंदर पहले क्या था, अडेप्टर के अंदर CMD आ गया, ये वाला पूरा टेबल अडेप्टर के अंदर लोड हुआ। और अडेप्टर के थ्रू किसने फिल कर दिया, DT के अंदर। मैंने डेटा टेबल में पूरी रो आ गई, रोज एंड सारे कॉलम्स आ गए। अब आप चाहते हो एक एक कर वैल्यू उठाओ और लिस्ट में ऐड करते चले जाओ। एक एक कर वैल्यू उठाओ और लिस्ट में ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमने लगाते हैं फॉर ईच लूप लगाया हमने। फॉर ईच के अंदर हमने क्या किया, डेटा रो बनाया। उस डेटा रो के अंदर, डेटा रो का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिया, dr इन dt का रो। डेटा dt का मतलब डेटा टेबल का रो। उसने क्या किया, एक डेटा रो बनाया हमने, डेटा रो का नाम लिया dr जो लिया किसके अंदर लिया, इन dt डेटा टेबल, उसके अंदर एक रो बनाया। और उस रो के अंदर में एक न्यू इनिशियलाइजेशन किया EMP मॉडल का, जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी ऊपर, लिस्ट नाम से बनाया था। लिस्ट डॉट एड न्यू किसका, EMP मॉडल का। और उसके अंदर में, लिस्ट के अंदर में जितने भी ऑब्जेक्ट थे, पहला EMP ID, नेम और डिपार्टमेंट, 3 थे ना। लिस्ट के अंदर में 3 हमने लिस्ट बनाई और एज इट इज उसको 1 0 पहला वाला इंडेक्स, 1 दूसरा वाला और तीसरा थर्ड वाला। फाइनली हमने क्या, किसको रिटर्न करा दिया, तो EMP को रिटर्न करा दिया। ठीक है, EMP मॉडल आपका रिटर्न हो गया। और ये आपका किस में आ गया, लिस्ट के अंदर में। इसका नाम क्या है, गेट एम्प्लॉय। गेट एम्प्लॉय के नाम से आ गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, कंट्रोलर के अंदर में। कंट्रोलर में मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा इंडेक्स पेज खुले वहां पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज दिख जाए। तो मुझे अब क्या, किसके थ्रू कॉल करना है, ये रिटर्न व्यू के अंदर में अगर मैं लिख देता हूं db डॉट गेट डेटा, db डॉट गेट EMP था ना, गेट EMP है ना। और गेट EMP को मुझे क्या चाहिए, टू लिस्ट में चाहिए। जो डेटा मुझे चाहिए वो लिस्ट में चाहिए। तो मैंने किया टू लिस्ट। यार ये EMP का डेटा जो था ना, मुझे लिस्ट में शो कर दे। व्यू के अंदर डाल दिया, दैट्स इट।
इंडेक्स पेज पे मैंने व्यू में डाल दिया, ये रिटर्न क्या करेगा, व्यू करेगा, डेटाबेस के अंदर में गेट एम्प्लॉय का लिस्ट को रिटर्न कर देगा। इसके व्यू बनाने की ज़रूरत है, मैंने राइट क्लिक किया, ऐड व्यू MVC 5 ऐड, टेम्पलेट का नाम क्या लेंगे, ऊपर हम चेंज नहीं करेंगे व्यू का नाम, टेम्पलेट का नाम क्या लेंगे, लिस्ट। अब आपको ग्रिड व्यू का के अंदर में ये वैल्यू दिखाएगा। मॉडल को कौन सा सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन मॉडल, तो EMP मॉडल, और पार्शियल को सिलेक्ट कर रखा है, ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये लिस्ट आ जाएगा, और लिस्ट के अंदर में क्रिएट का भी लिंक आ गया ऊपर, पूरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ गई। अब लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अंदर में वो पूरा बना दिया, उसमें देखो ये आपका TH बना दिया हेडर, और फुटर के अंदर में फॉर ईच के थ्रू लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिखा दी। मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाने के साथ मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल के थ्रू ID, नेम और एम्प्लॉय सब कुछ अपने आप क्रिएट करके दे दिया। इसको आप समझ सकते हो, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। मैं समझा दूंगा जब मैं डिज़ाइनिंग करूंगा ना, तब मैं तुम्हें समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। ये खुद से भी तुम बना सकते हो, ये बता दूंगा कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो एक पैरामीटर भाग कह रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है लेकिन कमेंटेड में लिखा हुआ है, तो पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम क्या है, हम यहाँ से इसका पैरामीटर भी पास कर देते हैं। क्या नाम था, EMP ID, यानी कि जब एडिट पे यूज़र क्लिक करे तो वहाँ पे EMP ID के भी यहाँ पे उसकी डिटेल खुलनी चाहिए ना एडिट मोड पे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट वाले में जितने भी आपके हैं, जब मैं डिटेल पे क्लिक करूँ तो पर्टिकुलर उसी का डिटेल खुलना चाहिए, एम्प्लॉय ID के भी यहाँ पे। तो पैरामीटर क्या पास कर दें, एम्प्लॉय ID, और उसी तरह से जब मैं डिलीट करूँ तो उसे एम्प्लॉय ID के भी यहाँ पे डिलीट होना चाहिए, कर दिया। ये मैंने इंडेक्स पेज पे कर दिया, और वापस गया कंट्रोलर में, और जो मैंने वहाँ पे पीछे कमेंट किया था ना, इस कमेंट को मैं हटा देता हूँ और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यानी कि ऐड होने के बाद सीधा वो कहाँ चला जाए, इंडेक्स पेज पे। क्लियर है? पहले इंडेक्स पेज ही खोलता हूँ मैं, क्योंकि इंडेक्स पेज पे मुझे किस पे मूव करना है, ऐड पे। ऐड का पैरामीटर ऊपर ऐड का ऑलरेडी क्रिएट का बना हुआ है, ऐड न्यू पे रन कराते हैं इंडेक्स पेज से। अब इंडेक्स पेज में मेरे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि जितने भी लिस्ट होंगे वो 1 बाय 1 करके जाएगा, फॉर ईच कंट्रोल के थ्रू वो क्रिएट करेगा और लिस्ट आपको दिखा देगा कहाँ पे, आपके इंडेक्स पेज पे। कैसा लग रहा है, हाउ यू फील इन MVC? लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन दो है बेसिकली जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं थोड़े अलग हैं, लेकिन बहुत इजी एंड स्मूथ है। इफ़ यू नो अबाउट ASP.NET तो यू कैन गेट इट वेरी इजली। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिलीट का तो पता नहीं है, जीरो इंडेक्स पहले से किसी डेटाबेस में हुआ होगा क्रिएट। अब ये मेरे पास में आ गया, अब मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, ये पूरा आ गया ना। अब यहाँ पे मैं क्रिएट पर, क्योंकि मैंने क्रिएट और लिस्ट का ही बनाया है अभी, तो क्रिएट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्रिएट मॉडल का आ गया वही वाला। अब इसके अंदर में मैंने कहा 202 था ना, 3 कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ नाम ले लेता हूँ लाइक विपिन, और यहाँ पे ACC अकाउंट कर देते हैं। ठीक है, अकाउंट करके यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली लिस्ट में चला जाएगा। अब विपिन की वैल्यू आ गई 203 विपिन अकाउंट, हो गया क्रिएट। अब मैं जैसे ही मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँ ये एडिट मोड पे खुल जाए, और एडिट में एडिट की कोडिंग करूँ और एडिट हो जाए। तो एडिट के 2 आएंगे, गेट और पोस्ट। डिलीट पे क्लिक करूँ तो डिलीट का दिखे और वहाँ पे कंफर्म का बटन आए, डिलीट पे क्लिक करूँ तो डिलीट हो जाए। और इसके लिए मैंने इन तीनों में पैरामीटर भेज दिया है। आपने देखा होगा इंडेक्स पेज में अभी भी मैंने चेंज किया था, इसके तीनों में पैरामीटर मैंने ID पास कर रखी है। पहले मैं डिटेल दिखाता हूँ आपको, हाउ आई कैन गेट द डेटा। डिटेल में आप कैसे आओगे, स्टॉप कर लो। ये हो गया क्रिएट आपका, यहाँ तक कर लिया था। डिटेल वाला सेक्शन ये वाला है। डिटेल में मैं चाहता हूँ कि जो पर्टिकुलर ID के बिहाफ पे यूज़र खोले तो उसके डिटेल दिखनी चाहिए, और यहाँ पे ID यहाँ पे पास हो रही है, डिटेल में ID यहाँ पास हो रही है, और यहाँ पे मेरा रिटर्न व्यू आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डेटाबेस का ऑब्जेक्ट db.get एम्प्लॉय, क्योंकि गेट एम्प्लॉय के अंदर में तीनों चीज़ें आ रही हैं। कौन कौन सी, एम्प्लॉय ID, नेम और डिपार्टमेंट, तीनों लिस्ट में आ रही है। तीनों में से मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च कर सकता हूँ, ये फ़ायदा है वो लिस्ट बनाने का फॉर ईच के थ्रू। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे करने के बाद लिखा डॉट फाइंड, फाइंड करना है मुझे।
फाइंड किसको करना है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने ले लिया एक्स, एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन एक्स डॉट ई एम पी आई डी। ये एक्स क्या कर रहा है, उस कॉलम के उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स जो है, एक हमने एब्रीविजन एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसको मैंने एम्प्लॉय आईडी ले लिया, और इक्वल्स टू क्या डाल देते हैं, आईडी जो ऊपर हमने लिया हुआ था। अब एम्प्लॉय आईडी भी इंटीजर था और यहां भी इंटीजर है, चलेगा। लेकिन अगर आपका यहां पे एम्प्लॉय आईडी की जगह पे, सपोज कर लो आपके पास में एम्प्लॉय आईडी की जगह पे आपके पास क्या होता है, एम्प्लॉय आईडी की जगह पे सपोज कर लो आपका जो इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग होता है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, इस जगह पे आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा और आपको स्ट्रिंग से साथ मैच कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ये रिटर्न करेगा व्यू को, जहाँ पे डेटाबेस के अंदर में गेट मेथड के थ्रू फाइंड करेगा। फाइंड में एक्स की वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू होगी, यानी एक्स की जो आईडी होगी, आईडी कौन सा, जो बैकएंड में है, यानी कि जो इसमें है मॉडल के अंदर में जो आईडी है, ये वाली आईडी, इसकी वैल्यू और डेटाबेस की वैल्यू के साथ अगर मैच करती है, डेटाबेस का वैल्यू जो हम रन टाइम पे डालेंगे, ये डेटाबेस की वैल्यू हो गई, ये रन टाइम पे आप जो डालोगे पैरामीटर डिटेल के साथ में, यानी जिसको आप क्लिक करोगे, जो किसके थ्रू पास हो रहा है, वो पैरामीटर इसके थ्रू पास हो रहा है ना, आईडी ये वाला पास हो रहा है, और ये आईडी किसको इन्वोक कर रहा है, ये आईडी इसको इन्वोक कर रहा है, इस आईडी को, और ये दोनों वैल्यू मैच हो गई तो क्या करेगा, फाइंड करेगा, उस रो को फाइंड करके दिखा देगा। ठीक है, अब इसका व्यू बना सकते हैं, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऐड किया व्यू, सेम, और व्यू के अंदर मुझे क्या डालना है, डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका डिटेल सेक्शन। मॉडल कौन सा होना चाहिए, तो मॉडल होना चाहिए EMP मॉडल, और यहाँ पे सेम ऐड पे क्लिक कर दो, तो तुम्हारा डिटेल सेक्शन भी बन गया। तुमने पार्शियली कनेक्ट कर पे रखा है तो अपने आप पार्शियली कनेक्ट हो रहा है सब। इंडेक्स वाले पे गए, रन कराया, अब हम डिटेल वाले पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जिस रो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी डिटेल शो करेगी। क्योंकि अभी हम लोग एडिट और डिलीट नहीं किया है तो वो ऑपरेशन अभी नहीं हो रहा है, नहीं होगा, लेकिन और सारी चीज़ें होंगी। देखो यहाँ पे मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ, जैसे इसका डिटेल चाहिए, डिटेल पे क्लिक किया तो डिटेल आ गया, 203 विपिन अकाउंट। ये जो टेम्पलेट आया वो टेम्पलेट हम लोगों ने MVC5 व्यू सेलेक्ट किया था, तो MVC5 ने टेम्पलेट बना के आपको दिया है। ठीक है, अब बैक टू लिस्ट पे आप क्लिक करूँगा तो बैक चला गया, एडिट वाला तुमने बनाया नहीं अभी। अगर आप इस पर किसी भी डिटेल पे जाके अगर एडिट पे क्लिक करोगे तो एडिट सेक्शन में खुलेगा, लेकिन एडिट का हमने व्यू नहीं बनाया तो उसको भी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अभी एरर शो करेगा अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बैक पे जाएंगे तो बैक शो कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं एडिट पे। तो एडिट के लिए मुझे मेथड बनाना पड़ेगा, सेम वैसे जैसे बनाया था, ऑलरेडी मेरे पास में मेथड बने होंगे। एडिट के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ऐड एम्प्लॉय, एडिट, एम्प्लॉय डिटेल, अपडेट, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, हाँ ये ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। एम्प्लॉय एडिट का सेम मेथड है, वैसे चाहो तो उस कोड को भी हम चेंज करके बना सकते थे, ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, तो हम उसको ले लेते हैं। डेटा एक्सेस लेयर में गए और यहाँ जाके मैंने, हमारे पास क्या क्या अब आ गया, एम्प्लॉय का डिटेल आ गया, एम्प्लॉय का एड ऑन आ गया। अब मैं एम्प्लॉय का क्या बनाने जा रहा हूँ, अपडेट, एम्प्लॉय अपडेट। मॉडल का नाम सेम वही है, टेबल का नाम वही है, EMP नेम ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही, सब कुछ सेम है। तो ये आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इंट आई की वैल्यू फिर सेम वही किया, अगर ग्रेटर देन, अगर इसके अंदर में वैल्यू इंसर्ट होगी, यानी कि आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इस मेथड का नाम क्या है, EMP अपडेट। ये अपडेट रखना चाहते हो सिर्फ अपडेट ले लो। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा होता है तो आप सबके नाम अलग अलग चेंज करके रख सकते हो। अभी अपडेट को मुझे कॉल करना है, अपडेट को कॉल करने के लिए आपको आप आओ यहाँ पे। अब अपडेट के लिए भी 2 बनेंगे, एक होगा एडिट, एडिट के 2 बनेंगे, एक में तो वैल्यू को गेट करेगा, शो करेगा, और दूसरे में जब आप उसको चेंज कर लोगे तो अपडेट, यानी कि गेट और पोस्ट दोनों की ज़रूरत है, 2 एब्रीविएशन की ज़रूरत है ना। गेट, जो डिटेल पे क्लिक किया तो गेट करके डिटेल दिख गई उसकी,
और पोस्ट पे क्लिक किया तो जो चेंज तुमने किया है उसको पोस्ट करके चेंज कर देगा। तो यहाँ पे तुम नीचे में देखोगे ऑलरेडी बना हुआ है। ये फ़ायदा है जब हम लोग कोई रीड राइट को लेते हैं ना, तो ये आपको बना हुआ मिल जाता है। लेकिन अगर आप रीड राइट नहीं लोगे तो आपको ये सब चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी खुद से। तो यहाँ पे देखो क्रिएट के नीचे आओ, देखो एडिट में 2 बने हुए हैं। ये कह रहा है कि गेट और पोस्ट। गेट में मैं दिखाऊंगा, तो दिखाऊंगा किसको? तो जो आईडी के भी यहाँ पे सिलेक्ट होगा। यानी इंडेक्स पेज पे आप जब आईडी पे एडिट पे क्लिक करोगे, इंडेक्स पेज पे जब आईडी पे क्लिक करोगे ये वाले पे, तो उसके बाद पैरामीटर कौन सा जा रहा है? आईडी जा रही है उसकी एडिट मोड पे। तो जब ये जाएगा तो कह रहा है कि मैं उसके भी यहाँ पे उसकी आईडी को क्या करूँगा? डिस्प्ले कर दूंगा। तो डिस्प्ले की कोडिंग क्या लिखवाई थी मैंने अभी? डिटेल वाली, वही सेम कॉपी पेस्ट कर दो। ये वाली गेट ही तो करना है ना उसको तो गेट ही तो करना है डिटेल को। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे डिटेल सेक्शन में हम उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अगर आपको आता है ना तो पूरी प्रोग्रामिंग कॉपी पेस्ट पे है। अगर आपको चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें गूगल में भी आपके पास में है, अगर आपको चेंज करना आता है तो आप चेंज करके कोई भी चीज़ आप 2 मिनट में बना सकते हो। तो ये चीज़ें आ गई आपके पास, तो ये गेट कर लेगा। अब आ गया पोस्ट की बात। पोस्ट का मतलब जैसे ही वो लेगा उसको पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने के लिए मेरे को आईडी पैरामीटर डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक तो आईडी भी डालनी पड़ेगी और साथ में मुझे दूसरा पैरामीटर कौन सा डालना है? जो फॉर्म की प्रॉपर्टी हमारी होगी। ये फॉर्म का कलेक्शन तो मुझे लेना नहीं है, यहाँ मुझे किसका लेना है? जो मेरे मॉडल का है। तो मॉडल का नाम क्या था यहाँ पे? EMP अंडरस्कोर मॉडल। और MP मॉडल का ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं हम लोग EM। ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस का नाम डेटा एक्सेस लेयर का नाम DB डॉट क्या अपडेट, और अपडेट के अंदर क्या पास कर देंगे? EM। और एक्शन रिजल्ट में क्या आ गया? रिटर्न कर देगा इंडेक्स वाले पेज को, यानी कि एडिट करने के बाद इंडेक्स वाले को रिटर्न कर देगा। अब मुझे ज़रूरत पड़ी इसकी व्यू बनाने की। राइटली किया इस पर, ऐड व्यू पे क्लिक किया, MVC5 व्यू ऐड पे क्लिक करा, यहाँ पे एडिट आ गया। एडिट में एडिट सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिट का ही व्यू बनाना ना मुझे, एडिट का वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मॉडल का नाम ले लिया EMP मॉडल और ऐड पे क्लिक कर दिया। बना दिया इसने, व्यू क्रिएट कर दिया। ठीक है। इंडेक्स पेज पे आके इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। यानी पहले उस पर क्लिक करेगा तो उसके साथ इंडेक्स पेज से पैरामीटर जाएगा आईडी की भी यहाँ पे वो पॉपअप कर देगा किसको? गेट को। गेट आ गया, यानी कि सेलेक्ट कर रहा है एक्स की वैल्यू जो डेटाबेस में है और जो तुम पास कर रहे हो जो आईडी, उसकी आईडी के अंदर आ गई इंटीजर टाइप, मैच करा, वैल्यू शो कर देगा। उसके बाद पोस्ट पे क्या लिखा आपने? जो टेक्स्ट बॉक्सेस में आपने चेंज किए, उसके बाद वो पोस्ट ऑपरेशन नीचे वाला चलाएगा। जब नीचे वाला चलाएगा तो डेटाबेस में जाएगा और जाने के बाद उसको अपडेट कर देगा। अपडेट पे क्लिक किया, आ गया गेट। ये वाला गेट वाला चल रहा है ऊपर वाला, जो उसकी रो को उठा के ले। देखो साथ में ऊपर में पैरामीटर क्या क्या जा रहा है? 203/203। अब यहाँ 203 तो तुम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये प्राइमरी की है। अब यहाँ पे तुमने विपिन को मार कर दिया और सेव कर दिया। सेव करते ही वो रिटर्न कहाँ कर देगा? रिटर्न हमने नहीं कराया है, यानी यहाँ पे सेव के बाद हम क्या करेंगे? रिटर्न टू ये वाला कोड करा तो है हमने, लेकिन नहीं हुआ है। इसका मतलब है देखो एरर भी नहीं आया, हुआ भी नहीं, समझे? ये हुआ नहीं है। एडिट में हम लोगों ने EM पास कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पास नहीं होगा। यहाँ पे लगाते हैं क्या? ब्रेक पॉइंट। ठीक है। और आते हैं इंडेक्स पेज पे, रन कराते हैं। अब देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी जगह पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। डिटेल पे क्लिक किया, डिटेल वाला तो पहला वाला गेट तो सही आ गया, और उसके बाद एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट वाला नहीं आया।
यहाँ से एडिट नहीं जा रहा। अच्छा, यहाँ से हमें पैरामीटर भेजना पड़ेगा ना, उसमें भी तो पैरामीटर भेजना पड़ेगा। यहाँ से हम एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट पे आ गया, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया विपिन कुमार, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करें। यहाँ पे आया किस पे, पोस्ट पे, अपडेट मेथड पे आया। अपडेट मेथड में ठीक है, कैच के अंदर आया। डिपार्टमेंट का नाम गलत लिखा है ना, डिपार्टमेंट का नाम वहाँ पे हमने गलत लिखा है एडिट में। स्टॉप कर लेते हैं, डेटा एक्सेस लेयर में जाते हैं, DPT है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। समझ में आ गई प्रॉब्लम? बाकी चेक कर लो, ID है, यस, नेम है, डिपार्टमेंट है। बाकी अब ब्रेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एरर हमें समझ में आ गया कि क्या है। तो यहाँ ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं और वापस उसको इंडेक्स पेज पे लगा देते हैं। और एक और प्रॉब्लम जो आ रही थी डिटेल सेक्शन में जाके, एडिट में ना, नहीं डिटेल में जाके, तो डिटेल वाले पेज पे चले जाओ। डिटेल का जो इंडेक्स वो बना हुआ है HTML, उसमें नीचे आओ, देखो यहाँ पे पैरामीटर नहीं असाइन किया हुआ है ना, इस वजह से आपका वहाँ पे डिटेल सेक्शन नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, क्या लगा दें, क्या किस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, मॉडल का EMP ID, ताकि वो ID वहाँ से पास हो उसकी डिटेल सेक्शन से। अब आते हैं वापस, इसको रन कराते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? बट तुम एप्लीकेशन को तो कंपेयर कर ही रहे होगे कि वो एप्लीकेशन में इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पे अगर मैं डिटेल पे जाता हूँ और डिटेल के जाने के बाद एडिट पे जाता हूँ तो ये जा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे विपिन कुमार कर देता हूँ मैं इसको, वापस सेव पे क्लिक करते तो वापस आ गया विपिन कुमार, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अब डिलीट का नहीं हुआ, सिर्फ वो भी कर लेते हैं, लगे हाथ। तो ये आपका पूरा CRUD ऑपरेशन विथ ग्रिड व्यू हो गया, ये एप्लीकेशन एक ही क्लास में। चलो इसके अंदर में एडिट डिलीट वाला था ना, हाँ डिलीट में सेम ये हम कॉपी कर रहे हैं, सेम वही कोड है, बहुत ज़्यादा लेंदी कोड नहीं है। कोड तो सबको समझ में आया ना, ये बहुत इजी कोड है। और भी बहुत सारी चीज़ें, आप चाहो रिटर्न टाइप बूलियन नहीं लेके, चाहो आप वैसे नॉर्मल बनाना तो भी कर सकते हो आप। डिलीट का नाम डिलीट ले लेता हूँ मैं, डिलीट ID के भी यहाँ पे डिलीट करेगा। तो डिलीट टेबल का नाम क्या था, EMP वेयर EMP ID ना, वेयर EMP ID इज इक्वल टू @ UID ले, चलो ID ले लेते हैं, ID। और यहाँ पैरामीटर हमने ID को दे दिया, यहाँ पे ID दे दी, ID के भी यहाँ पे डिलीट करेगा जो हम पैरामीटर डालेंगे। सेम वही आई के अंदर डाला, कॉन को ओपन किया और I की ग्रेटर देन वैल्यू होती है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ये क्या हो गया डिलीट के लिए, ठीक है। इस डिलीट मैकेनिज्म को मुझे कॉल करना है कहाँ पे, वहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले आना होगा किस पे, कंट्रोलर पे। कंट्रोलर में डिलीट में आते हैं। डिलीट में देखो दो बने हुए हैं, एक गेट और एक पोस्ट। अब चाहो तो डायरेक्टली डिलीट को भी कॉल कर सकते हो, डिलीट पे क्लिक करते रो डिलीट हो जाए, ये भी कर सकते हो। यानी कि उसके लिए आपको फिर गेट बनाने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसे भी ऑप्शन होते हैं ना कि जैसे डिलीट पे क्लिक किया वो रो डिलीट हो जाए, जैसे आपने ग्रिड व्यू में बनाया था, तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें आपको ये वाला हटाना पड़ेगा, डायरेक्ट इस पर कोडिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे डिलीट पे क्लिक करे पहले तो व्यू दिखाए कि भाई इसको डिलीट करना चाहते हो, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, डिलीट पे क्लिक करा तो डिलीट हो। और ये मैकेनिज्म बनाना है आपको, तो ये दो यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपने ID ले ली, अब यहाँ डेटा को गेट करना है, वही डिटेल वाली कोडिंग, ये डिटेल वाली कोडिंग आ जाएगी क्योंकि आइटम को तो गेट करना है ना आपको। तो यहाँ पे आपने क्या किया, रिटर्न व्यू के अंदर में आइटम को पहले गेट किया। अब गेट हो गया ये आइटम, यानी कि वो रिकॉर्ड गेट होके आपके पास पॉपअप आ गया। पॉपअप आने के बाद आपने फाइनली डिलीट करना, तो डिलीट में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी। यहाँ पे उसको हटा दो क्योंकि आपके दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, तो इसकी जगह पे इसको डिलीट करो। यहाँ पे क्या लिखना है, मॉडल का नाम क्या है, EMP मॉडल, EMP मॉडल, इसका नाम ले लिया EM,
ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पे अपने मेथड को लगाते हैं db डॉट क्या डिलीट, किसको, आईडी के भी यहाँ पे डिलीट करना है ना, आईडी। यहाँ पे हमने जो बनाया डेटा एक्सेस लेयर में आईडी के भी यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, तो ये जो आईडी जो हम लोग यहाँ पास करेंगे वो यहाँ पे इन्वोक करेगा, इस आईडी को वहाँ इन्वोक करेगा। और चूंकि हमने एक और आईडी एक मॉडल भी दे दिया है, इसलिए हमने इसलिए दे दिया क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है, सेम लेते तो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ले लिए। अब मैं इसका एक व्यू बनाता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, व्यू का नाम MVC5 व्यू ऐड, ये डिलीट का व्यू है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, डिलीट, मॉडल का नाम क्या ले लेंगे, MP मॉडल, गेट, ऐड पे क्लिक करा, बन गया, डिटेल का सेक्शन बन गया डिलीट का। अब आ जाते हैं वापस अपने इंडेक्स वाले पेज पे और इसको भी रन करा के देखते हैं। तो आपने इसको जो लिस्ट वाला था वो ग्रिड व्यू का एग्जांपल है इसमें, लिस्ट ऑफ डेटा, ग्रिड व्यू यहाँ पे हम लोग इस तरह से बनाते हैं लिस्ट के अंदर में। आ गया, डिलीट करना है, डिलीट, गेट पे आ गया, आर यू श्योर, डिलीट पे क्लिक करा, डिलीट करते ही वापस चला गया इंडेक्स पेज पे, डिलीट, आर यू श्योर, नो, बैक, नहीं किया डिलीट। एडिट करना है किसी को भी, डिटेल देखना है डिटेल देख लो, एडिट करना है यहाँ पे एडिट जाओ एडिट कर लो, नहीं करना बैक टू लिस्ट, बैक। क्लियर है? तो इसको देखो करो कैसे, इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मेन तो इस पर प्रैक्टिस चाहिए, समझ में आई है, समझ के फिर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। स्टॉप कर रहा हूँ मैं अभी।